हेलो, क्या हाल चाल वरुण वालो। सर हाल चाल बहुत बुरे हैं सर, बस ये मत पूछो सर। दनादन लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं, हर टीचर हैं, तीन तीन लेक्चर वरुण के आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सारा दिन इसी में निकल जाता है। पहले वरुण की केपीपी को सॉल्व करो, उसमें समय निकल जाता है, फिर लेक्चर अटेंड करो, उसमें समय निकल जाता है, फिर केमिस्ट्री भी है, फिर मैथ्स भी है। पूरा दिन इसमें निकल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। ऐसे ही हो रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, ये आप लोगों के कमेंट थे जो आप लोग कमेंट कर रहे थे। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट तीन चार बातें करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। आगे मत पढ़ना, इस लेक्चर के आगे बिल्कुल मत पढ़ना, पहले वो तीन चार बातें ध्यान से सुनना सारे लोग। ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता रहा हूँ वरुण बैच में कि जो है बेस्ट एफिशिएंसी इस बैच की तभी निकल के आएगी जब लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में रहे। ठीक। अब उसमें एक बहुत जरूरी बात होती है कि आपकी बात मुझ तक पहुंचे, मैं आपकी चीजें समझ पाऊंगी, क्या कितने सवाल कर पा रहे हो, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता था कि भाई कमेंट करो। ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो भी कमेंट करो, कितने सवाल बन रहे हैं वो भी कमेंट करो, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट करो। कहीं चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है, दो ही दिन तीन दिन पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है तो क्या वजह है, आप बताओ मुझे। ठीक है, हम उस पर मिलकर काम करेंगे, उसको मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज थे उसमें कि सर हम मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ रहे हैं। कमेंट में आप जानते ही हो, आप सब लोगों ने मेजोरिटी काफ़ी बच्चों ने जो है ये चीज़ कमेंट करी थी, आप जाकर चेक भी कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, वो सारे कमेंट मैंने पढ़े, तो आई टोटली एग्री ऑन दिस कि क्योंकि मेंस का पेपर है, जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 6-7 दिन ही बचे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर तो होगा, नो डाउट। आपको दोनों चीज़ें मैनेज करना, वरुण बैच भी मैनेज करना, जे मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना, तो जो है जाहिर सी बात है, तो प्रेशर वाली बात है। अब इसको ये भी नहीं बोल सकते कि जे मेंस का पेपर छोड़ा था, हल्के हल्के से ले लेंगे, बिल्कुल नहीं यार। अगर किसी बच्चे के 99.5% आई है, परसेंटाइल आई है, तो उसका हक बनता है कि वो 99.9999 लेके आए। ठीक है, सबके अंदर ये जो है इंप्रूवमेंट करने की एक भूख होनी चाहिए। ये सबका हक बनता है कि हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करें। ठीक, क्योंकि पता नहीं कौन सा मार्क कहाँ काम आ जाए हमारा। ठीक, तो आई टोटली एग्री ऑन दिस। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो है सही वक्त पर सारी बातें फॉलो करी, और जो जो मैंने बोला आप कमेंट बॉक्स में करते रहे। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में जो है आपकी क्लास वरुण की ऑफ रहेगी। क्लियर है? ठीक है। चलो, जैसे आपने बहुत सारे कमेंट किए थे वहां पर, तो मैंने बात की ऊपर। ठीक है, कि मैंने कहा भाई इस तरह की दिक्कत आ रही है, और इस तरह की दिक्कत में मैं वो कितने भी लेवल राइज कर दे हम, या कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ा दूं, तो बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा, कि उसका ध्यान जो है मेंस की तरफ स्वाभाविक है, रहना ही रहना है, रहना ही रहना है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो आपको कंपेयर करता हूँ हिंदुस्तान की उन सारी जो है इंस्टीट्यूट से जिनसे अच्छी अच्छी रैंक निकल के आती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो वहाँ सब में भी क्लास को ऑफ कर दिया जाता है उस दौरान, है ना। तो इसलिए तो जो है भैया आपकी 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में क्लास आपकी ऑफ हो जा रही है। क्लियर है? तो इस चीज के लिए तालियां हो जाएं। और इसमें आप ये मत सोचना कि अरे सर 7 दिन का लॉस हो गया, नहीं, कोई लॉस नहीं है बेटा, कोई लॉस नहीं है। 2 साल 1 साल आप बढ़िया तरीके से पढ़े ऑलरेडी। ठीक है, कोई लॉस नहीं है। पहले 3 मई को पेपर खत्म, 3 मई को हमारा सिलेबस खत्म होता, अब 10 मई को हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना। पहले 3 मई को होता, अब 10 मई को हो जाएगा। ठीक है, यही तो है बस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी फुल जो है रिवीजन के लिए आपको उसके बाद भी 10 से 12 दिन फिर भी मिल ही जाएंगे। और ये क्या हो रहा है, रिवीजन ही तो हो रहा है। हर एक वरुण क्लास आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें रिवाइज करके लेके जा रही है, हर एक केपीपी आपको बहुत सारे सवाल में तुम सॉल्व कर रहे हो, तो इससे बेस्ट रिवीजन तो हो ही नहीं सकता कहीं पर भी। ठीक है, तो चलो पहली बात तो ये हो गई है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है सलीम भैया को, बोलना है तो बोल सकता है तू। ठीक है ना। ठीक है, तो चल। अब लेकिन इस चीज का आपको बहुत ही स्मार्टली तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आपको टाइम दिया जा रहा है 7 दिन का, इसको बहुत ही स्मार्टली तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का पेपर अलग अलग है। सेट एग्जाम्पल, सेट मतलब लेट्स फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का पेपर 2 अप्रैल को है, तो मैं उसे बोलूंगा कि आज की इस क्लास के बाद वरुण की क्लास अटेंड करना तू चाहे तो रोक सकता है, और तू अपनी मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कर, क्योंकि तेरे पास ज्यादा समय बचा ही नहीं है, 5 से 6 दिन बचे हैं। एक तो अब तो वरुण की क्लास रोक सकता है। किसी का पेपर 3 तारीख को है, 4 तारीख को है, वो भी रोक सकता है अगर उसको लग रहा है उसकी जेई मेंस की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है तो। ठीक, तो अगर मैं सपोज मान के चलता हूं, मैं 3 तारीख के बच्चे, मैं उस बच्चे को उठाता हूं, उसका पेपर 3 तारीख को है। ठीक, तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई तू अपनी अब मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ ले पूरा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन का फोड़ा फाड़ी मचा, बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा पेपर दे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, सारे पीवाई क्यू लगा, पागलों की तरह जेई मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ ले। जब तू 3 तारीख को पेपर देकर आएगा, अब तेरे दिमाग में बात होगी सर आपने तो कह दिया वरुण के लेक्चर छोड़ दो, अब मेरे बैकलॉग कैसे कवर होंगे। तो भाई 3 तारीख को तू जेई मेंस का पेपर दे के आ, 4 को चिल्ड मार, मानना चाहता है तो, और फिर 5, 6, 7, 8, 9
बढ़िया, तेरे पास जो है 5 दिन होंगे, उन 5 दिन में तू इन लेक्चर्स का बैकलॉग खत्म कर लेना। क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक। तो वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब सपोज किसी बच्चे का पेपर 9 तारीख को है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन तो ठीक है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा तू 2-3 दिन क्लास और अटेंड कर ले, फिर तू 31 तारीख के बाद या 1 तारीख के बाद तू अपना जो है मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कर लेना। ओके, तो देख तू ऐसे समझ, 2 से 7, 2 से 9 मतलब 7 दिन तो है ही, फिर एक संडे भी आ गया 8 दिन, और एक ईद की छुट्टी भी आपकी पड़ सकती है, अगर ईद मंडे की हुई तो 9 दिन। आई थिंक 9 दिन आपके लिए सफिशिएंट है जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए भी, ठीक है, वो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर है, तो प्लीज अपने इस समय को बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना। मैं इसमें आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि लेक्चर देखो ही देखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने हिसाब से 9 तारीख तक तो खेल सकता है, जैसे तेरा मन करे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है, ठीक, जिसने सब कुछ कर लिया, जो बिल्कुल टाइम से चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी बढ़िया है, 3 तारीख को पेपर देके आ गया, ठीक है, 4 तारीख को पेपर देके आ गया, अब उसके बाद 5 दिन बच रहे हैं, तो 5 दिन वेस्ट मत करना, वो वेस्ट मत करना। तू चाहे तो हमारी सारी केपीपी द्वारा लगा लेना, सारी केपीपी कोशिश करना द्वारा लगाने की, फिर तेरा मेंटल लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। एक बार वो लगा लेना, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो जरूर लगाना जो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं बने, ठीक है। सोच एक बार, जितनी भी केपीपी अब तक हमने दी है, मान के 16, 17, 18 केपीपी, 20 केपीपी हो गई अप्रोक्सीमेटली, मान ले राउंड ऑफ करके, तो सोच 20 केपीपी अगर एक दिन में तूने 2-2 केपीपी भी निपटाई किसी प्रकार से, क्योंकि काफी क्वेश्चन तू लगा चुका है, तो तेरी रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी, तेरी कैलकुलेशन स्किल बढ़ जाएगी, सवाल देखते ही तो समझ जाएगा इस प्रकार के सवाल को ऐसे करते हैं, इस प्रकार के सवाल को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना, ठीक, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जेईई एडवांस के पीवाई तो लगा ही लेना एटलीस्ट, ठीक है ना। तो बस इन चीजों का आपको जो है बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन करना है बेस्ट, ठीक। ये बात हो गई है। इसके बाद जो है ये जो एक बात और है, ठीक है, पहले आप जेईई मेंस का पेपर दे के आओ, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि आपका जो टेस्ट है अब वो फुल सिलेबस कर दिया जाए, ठीक है, काफी बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, या एटलीस्ट उतना तो कर दिया जाए कि पूरा है, 2-2, 3-3 चैप्टर अगर आपके टेस्ट में आ रहे हैं, तो आप पर्सनली नॉट कंफर्टेबल इन दिस कि मैं वो बोलूँ आपका टेस्ट है और 3 टेस्ट है और 3 सब्जेक्ट फिजिक्स में उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो जो है अब आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के 3 चैप्टर पढ़ के जाओगे तो स्कोर कर ही लोगे यार अच्छी, ठीक है। तो अब तो हमको फुल सिलेबस, आई थिंक वी नीड फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। ये काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो मैं उनकी बात से टोटली एग्री करता हूँ कि यस, फुल टेस्ट सिलेबस होना चाहिए। मैं इस दौरान बेटा ऊपर बात करूंगा टीम से, ठीक है, और अगर ये सब हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है, तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका फुल सिलेबस टेस्ट हो। अब इसमें ये मत सोचना सर है बच्चे, अरे सर वो फुल सिलेबस में तो देख मार्क्स तो कम आएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ज़रूरत भी है, तो इस बात को भी समझ। अब तो जेईई मेंस का पेपर देने जाएगा, वो भी फुल टेस्ट होता है, ठीक है। अब हैबिट में ऐसा ले लेना कि सर कहीं से भी दे दो फिजिक्स, मैं तो कर लूंगा सवाल को, ठीक है, क्योंकि एडवांस का पेपर तो देना ही है ना भाई। तो वहाँ ये थोड़ी ना आएगा कि हम तो बस 3 चैप्टर से पूछेंगे, 4 चैप्टर से पूछेंगे, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये हैबिट आ जाए, एटलीस्ट ये हैबिट आ जाए, ठीक है। तो या तो फुल टेस्ट सिलेबस हो या फिर जितना पढ़ा है वहां तक हो। जैसे अभी हमारा थर्मल इलास्टिसिटी वाला चल रहा है सपोज, तो अब तो पेपर बन गया है जो बन गया है, मान के चलो 9 तारीख के बाद जब आप आओगे, ठीक है, तो फिर उसमें पूरा ही 11th उतना दे दिया जाए जितना मैंने कवर करा दिया है, एटलीस्ट इतना तो हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो जो है ये जैसा भी रहेगा आपका 9 तारीख के बाद हम इसको मैनेज कर लेंगे, क्लियर है। बाकी भाई साहब मेरी साइड से जो भी लेक्चर जाते रहेंगे वो प्लीज़ देखते रहना, ठीक है। मैं हमेशा रिलैक्सेशन जब भी मिलता है मैं ज़रूर देता हूँ, उसका लोड बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और जो है एक बच्चा कहता सर आपने एसएचएम तो कराया नहीं, बेटा कराया तो है, 2 साल से खूब एसएचएम पढ़े हो तुम, ठीक है। तो अब इस प्रकार से मत सोचो कि सर ये वाली चैप्टर नहीं कराया, ये वाले सब करा चुके हैं, 2 साल तुम्हें सब कुछ कराया जा चुका है। आपको फुल टेस्ट के लिए, सिलेबस के लिए तैयार होना है। मैंने एसएचएम टेस्ट में जानबूझ के ऐड कराया है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, ठीक है ना। मैंने एसएचएम अभी नहीं कराया है मैंने, लेकिन मैं जानबूझ के ऐड कराया। मैंने कहा भाई साहब इसको ऐड करो, बच्चे को फुल टेस्ट के लिए हमको तैयार करना है, वो खुद भी तो कुछ करे ना। जेईई मेंस का पेपर आप देके आगे हो, वहाँ एसएचएम नहीं पढ़े थे क्या, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो जो है आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये रही आपकी अगली केपीपी नंबर 2 का डिस्कशन मैं इसमें करूंगा। तो एक केपीपी 2 है, तो इसमें अगर किसी के पास समय हो तो ये सवाल अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8, 13, और ये क्वेश्चन तो जरूर लगाइएगा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी मार्क किए थे, ठीक है। ये केपीपी नंबर 2 है। अब जो केपीपी नंबर 3 आएगी उसका लेवल मैं प्रॉपरली एकदम अच्छा लेवल रखूंगा, सब्जेक्टिव भी हो सकती है, उसमें खूब मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, तो इसकी एक केपीपी और आएगी, क्लियर है। जो या तो मैं आज अपलोड करा दूंगा या फिर कल अपलोड करा दूंगा। ऑल क्लियर, ऑल सेट, ठीक है, ठीक है भाई साहब। और इसके अलावा जो अगला चैप्टर होगा मैं सोचूंगा आराम से, मैं जब भी जो भी लेक्चर आपको दूं आप तो भैया अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको देखते रहिएगा, जैसे आप अपने हिसाब से प्लानिंग करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाएं, जरूर टाइप करके जाएं।
हमारी बात समझ में, जो भी आपकी फील है, जो भी है, लेक्चर अच्छा लगा या लेक्चर में कुछ जो है कोई चीज़ कम समझ में आई या फिर सारी समझ में आ गई, कितने स्कोर कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। और मैं उन सारे बच्चों से बोलूंगा जिन बच्चों ने इस तरह की बातें टाइप करी थी कि सर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सवाल कम बन रहे हैं, मैं उन सबको ये बात बोलूंगा, बेटा अभी अपने पास 1.5 महीने का वक्त है और 1.5 महीने में अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अच्छी खासी है। मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि 40% पे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस केपीपी को छोड़ दो तो कोई भी केपीपी उठा ले, अगर तू उसमें 40% अगर स्कोर कर पा रहा है तो यू विल गेट सेलेक्ट। तुम्हें आईआईटी का टेक तो डेफिनेटली मिल जाएगा 200%। हमारी बात समझ में, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्लास में हर बच्चा अलग एक जैसा नहीं होता है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 80% स्कोर करो, 90% स्कोर करो, 70% स्कोर, क्योंकि यहाँ 80% करोगे तो वहां 60 तक कर लोगे, वहां 60 तक कर लोगे तो 500 के अंदर आ जाओगे आप। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज है, तो बस इस चीज में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, नहीं हो रहा है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको अच्छे से आपको समझना है, ये कहां गलती रह गई थी, बस टिके रहो, जुड़े रहो, ठीक है बंधु, ओके। और बस फाइनली अच्छा हुआ भाई साहब आपकी जो है ये बात, मैं भी खुश हूँ यार इस चीज़ से कि जो है 2 तारीख से 2 तारीख तक आपको चिल्ड मार दिया गया है, ठीक है। तो चलो, अगर इसमें खुश हो तो अपनी खुशी का इजहार भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन, केपीपी 02 इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने दूसरे केपीपी की तरफ। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भरपूर मिलेगी, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहला, इसमें ऐसा बोला है कि थिन स्टील रिंग है, इनर रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, फिटेड ऑन ए वुडन डिस्क ऑफ रेडियस आर, यंग्स मॉडुलस बाई है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बता दूं। बेसिकली सवाल ये ऐसा है, जैसा कि मैं आपसे बोलूं कि एक कुकर है, कुकर का ढकना है, उसके ऊपर हमको रबड़ चढ़ानी है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात यह है कि भाई उसकी इनर रेडियस कितनी आर है, ठीक है भाई साहब, और उससे हमने ऐसे कुकर के ढकने के ऊपर चढ़ा दिया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो इसका मतलब पहले उसकी इनिशियल लेंथ थी टोटल 2 पाई आर, कुकर के रबड़ की, ऐसे फील लो इस चीज को, है ना, ऐसे समझो एक रिंग है स्टील का, तो इसको ऐसा समझो रबड़ वाला है, उससे फील आ जाएगी एकदम, ठीक। तो जो है उसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी 2 पाई आर, आपने उसको चढ़ा दिया किसके ऊपर, ढकने के ऊपर, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी 2 पाई कैपिटल आर। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, इतना हो गया, चेंज इन लेंथ बटे इनिशियल लेंथ कितना हो गया सर, इतना हो गया आर माइनस आर बटे आर, इसी को आप स्ट्रेन बोल सकते हो, ठीक है। और स्ट्रेन बराबर आप लिख सकते हो सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर बाई, तो स्ट्रेन बराबर लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस क्या होगा, बोले सर टेंशन जो भी डेवलप होगी टेंशन अपॉन एरिया अपॉन पाई, ठीक है। तो टेंशन क्या आ जाएगा, ए बाई आर माइनस आर बटे आर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। इस सवाल में इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक वायर है, ठीक है भाई साहब, इस वायर को हमने ऐसे बांध रखा है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, हॉरिजॉन्टली 2 क्लैंप के बीच, उनके बीच की दूरी कितनी है 2L है। अब क्या हुआ, एक वेट हमने क्या कर दिया, मिड पॉइंट पे रख दिया, जैसे मिड पॉइंट पे रखेंगे थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब उसने बोला मिड पॉइंट जो है नीचे की तरफ एक्स खिसक गया, ये एक्स खिसक गया, ठीक है। तो बताओ स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल कैसे लिखेंगे, बोले सर एक बार बताओ, उसकी टोटल लेंथ कितनी थी वायर की, 2L थी, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई, L हो गई है। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूं तो ये वाली लेंथ कितनी है, L है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई है, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। ये वाली लेंथ, अब पहले वायर ऐसा था, अब वायर ऐसे और ऐसे हो गया, तो इसका मतलब अब वायर की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। अब वायर की लेंथ इतनी हो चुकी है, वायर की पहले लेंथ कितनी थी, मतलब 12 थी, तो दिस इज चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी योर आंसर। अब ये आंसर मैच करने वाला नहीं है, तो आओ थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो अगर मैं 2 2 2 2 तो कैंसिल आउट कर देता हूं, इसमें से अगर मैं L कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। यहां से 2 2 2 कैंसिल आउट और L से डिवाइड मार दिया मैंने, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से मैं लिख सकता हूं ये 1 प्लस हाफ एक्स बाई एल का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, सो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। अब ये आंसर आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें ऐसा बोला है कि डेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड विद क्रॉस सेक्शन इज डी, स्पेसिफिक कैपेसिटी सी दे रखी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा, कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए, डेल्टा क्यू कितना दिया जाए ताकि एडेड इन ऑर्डर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड बाई डेल्टा एल। बेसिकली है रॉड को आप हीट दे रहे हो,
तो उसकी जो लेंथ है वो एल चेंज हो जाए। तो इसका मतलब लेंथ एल चेंज हो जाए बाई एल। आप समझो कि चेंज इन द लेंथ जो है वो कितना है, एल है। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल की वैल्यू एल है, एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आपने डेल्टा क्यू हीट दी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा एम एच डेल्टा टी से। तो मुझे यहां पर क्या पूछा उसने, अमाउंट ऑफ हीट, मुझे इसी की वैल्यू पूछी है इनके टर्म्स में। तो जरा इनके टर्म्स में लिख देता हूं मैं। एम क्या होगा सर, एम होगा मास, मैं मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि ये वायर है, रॉड है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू, एरिया के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाँ दे रखी है, एरिया इंटू लेंथ, मैंने कहा ठीक है, इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, कहीं भी डेल्टा टी नहीं है तो यहां से डेल्टा टी निकाल लो, डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। तो डेल्टा टी की जगह मैं यहां लिख देता हूं 1 अपॉन अल्फा। अब देख ले क्या आंसर जा रहा है, अल्फा तो जाएगा नीचे, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी डी है ना, डेंसिटी डी है, डेंसिटी ए सी एल, ठीक है, ए ऑप्शन इसका मैच कर गया, हम एस कह रहे हैं वो सी कह रहा है। ठीक है, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी मैकेनिक्स है इसमें। इसमें ऐसा क्या बोला है, इसने बोला कि भाई साहब टेम्परेचर राइज करते जा रहे हैं, करते राइज कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, डाउन करना पड़ेगा या राइज करेंगे तो एक्सपेंड करेगा ना। ठीक है, वायर है, वायर को कूल कर रहे हैं, तो इसको यहां से फिक्स कर दिया, इसको यहां से फिक्स कर दिया। तो वायर को अगर अपन कूल करेंगे तो सिकुड़ना चाहेगा। ठीक है, ठीक है भैया, सिकुड़ना चाहेगा, और अगर सिकुड़ना चाहेगा तो एक मोमेंट ऐसा है एक मिनट भैया, ठीक है, सिकुड़ना चाहेगा। ठीक है, ठीक है, इसने क्या पूछा है, एट व्हाट डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ताकि ये मूव कर जाए। हो गया सवाल। मान ले डेल्टा टी, डेल्टा थीटा टेम्परेचर आपने इसका कम किया, तो इसमें आप लिख सकते हो डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा। इसका मतलब इतना लेंथ वो कम होना चाहेगा, तो वायर में क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो टेंशन अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। मन का ठीक है, और ये जो टेंशन है किसके बराबर होनी चाहिए, म्यू इंटू एम जी के बराबर होनी चाहिए। बस यही करना है आपको। ठीक है, और जरा देख लेते हैं, पुटर पुटर कर लेते हैं। टेंशन की जगह पुट करते हैं म्यू एम जी अपॉन एरिया बराबर वाई, डेल्टा एल अपॉन एल की जगह लिख सकते हो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो म्यू एम जी अपॉन ए बाई अल्फा, म्यू एम जी अपॉन ए बाई अल्फा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें ऐसा क्या बोला है, एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म रॉड हैविंग द लेंथ एल मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा यंग्स मॉडुलस बाई, प्लेस्ड बिटवीन द टू वर्टिकल वॉल हैविंग द सेपरेशन एट, ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द वन वॉल इज 2 म्यू, अदर वॉल इज म्यू। अच्छा, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 2 म्यू, यहाँ पे दे रखा है म्यू, कोई बात नहीं। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम राइज इन द टेम्परेचर सो दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। बेसिकली हो क्या रहा है, हमने टेम्परेचर को राइज कर, टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रोड क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो इधर से नॉर्मल एन लगेगा, तो इधर से भी नॉर्मल एन लगेगा, दोनों एन ही रहेंगे, n1 n2 नहीं ले सकते, वरना फिर सेंट्रोमास के पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है सर। तो अब अगर मैं यहां से बोलूंगा इस केस में, तो सर नीचे कौन लग रहा होगा, बोले भैया नीचे लग रहा होगा mg। तो इसका मतलब ऊपर बोले फ्रिक्शन, ऊपर बोले फ्रिक्शन, ये दोनों फ्रिक्शन को भी सेम ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अलग अलग हुआ तो सेंट्रोमास के बाद अबाउट टॉर्क आ जाएगा और ये घूम जाएगी। तो इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन को सेम होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर सेम कैसे हो सकता है, सर नॉर्मल तो सेम है लेकिन म्यू अलग अलग है, तो सेम कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई म्यू अलग अलग, तो म्यू तो है तो क्या हो गया, ये फ्रिक्शन तो स्टैटिक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन थोड़ी ना होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो दैट मींस सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इक्विलिब्रियम के लिए आप लिख सकते हो 2 बराबर mg। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब जरा इसके साथ खेला खाली करते हैं। अब ठीक है, अब इसके बाद यही चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है भाई साहब, अब मिनिमम राइज इन द टेम्परेचर बताओ। मान के चलो डेल्टा थीटा हमने टेम्परेचर मिनिमम राइज कर दिया, डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अगर मैंने डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज कर दिया है, तो आप बोलोगे कि सर रॉड की जो लेंथ होगी टोटल वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा। इतना बढ़ना चाहेगी, लेकिन इधर से कौन लगेगा, नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। इसका मतलब इधर से जब नॉर्मल नॉर्मल लगेगा तो नॉर्मल से होगा इलास्टिक कंप्रेशन और टेम्परेचर के बढ़ाने से होगा थर्मल एक्सपेंशन, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इन दोनों को बैलेंस करके मैं लिख सकता हूं कि नॉर्मल जो भी लग रहा है अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल की जगह लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। ये आपका नॉर्मल निकल के आ गया। ठीक है, तो उसने बोला मिनिमम राइज इन द टेम्परेचर ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, तो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ से फ्रिक्शन का स्टैटिक होना जरूरी है। अगर एक भी तरफ फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया तो इसका अंदर गड़बड़ हो जाएगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ये बात तो सच है कि एफ और एफ दोनों को बराबर होना पड़ेगा,
एफ की वैल्यू क्या मैं यहां पर बोल दूं कि सर ज्यादा से ज्यादा एफ की वैल्यू हो सकती है म्यू इंटू एन, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा अगर इससे ज्यादा अगर एफ की वैल्यू हो गई, आप समझ रहे हो, फ्रिक्शन की वैल्यू सब वो इससे ज्यादा आ गई, तो वो उधर से फिसल जाएगा एक साइड से, क्योंकि एक साइड से हमारे पास जो है फ्रिक्शन की लिमिट है म्यू इंटू एन की, कि म्यू इंटू एन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक तरफ हमारे पास लिमिट है 2 म्यू इंटू एन थी। ये लिमिट है, ये स्टॉक है हमारे पास, पास समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो हमारा म्यू इंटू एन से कम ही होना चाहिए। दोनों तरफ की जरूरत जो फ्रिक्शन की होनी चाहिए वो म्यू इंटू एन से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यू इंटू एन से ज्यादा हो गया तो एक साइड से भले ही वो स्टैटिक रहे, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से फिसल जाएगा वो। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है। सपोज ऐसा समझो कि एक तरफ फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा 10 न्यूटन लग सकता है और एक तरफ ज्यादा से ज्यादा न्यूटन फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग सकता है, ठीक। एक तरफ 10 लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, एक तरफ 20 लग सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 8 न्यूटन है तो भैया दोनों तरफ से नहीं फिसलेगा, क्योंकि 8 जो है 10 से भी छोटा होता है, 8 जो है वो 20 से भी छोटा होता है। लेकिन मान ले फ्रिक्शन की वैल्यू, सपोज मान के चल तू 15 न्यूटन कर ले कि भाई साहब हमको तो 15 न्यूटन के फ्रिक्शन की वैल्यू की जरूरत है, तो जिस तरफ 20 न्यूटन का स्टॉक है तो वहां तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जिस तरफ अगर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन ही ज्यादा से ज्यादा लग रहा है और आपको जरूरत पड़ रही है 15 न्यूटन की, तो इसका मतलब वहां तो फिसल जाएगा मामला, वो तो वहां से तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो दैट मीन इसकी दोनों साइड से रॉड जो है इक्विलिब्रियम में रहे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? म्यू इंटू एन, ठीक। लिमिटिंग केस के लिए बात कर रहा हूं मैं लिमिटिंग केस के लिए पहले बता देता हूं क्यों लिमिटिंग केस, क्योंकि वो मिनिमम कह रहा है भाई साहब, कम से कम में बता दो कितना काम चलेगा। तो बस खत्म कहानी। इसके बाद जरा वैल्यू पुट कर देता हूं, तो mg बराबर आ जाएगा 2 इंटू एफ की जगह रख दोगे म्यू इंटू एन, दैट मीन्स mg बराबर 2 म्यू, नॉर्मल एक्शन की वैल्यू हो जाएगी ए बाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर? डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा mg अपॉन 2 म्यू ए बाई अल्फा। अब चेक करके देखते हैं, मास वगैरह दे नहीं रखा है तो मास में लिख देता हूं, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ जी अपॉन 2 म्यू ए बाई अल्फा, ठीक है। ठीक है, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो रो एल जी, रो एल जी ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 म्यू, 2 रो एल जी 2 अल्फा बाई म्यू, 2 अल्फा बाई म्यू, थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ ने रिसीव किया इतना, अर्थ रिसीव 1400 वाट ऑफ सोलर पावर, ठीक है। इफ ऑल द सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ए लेंस ऑफ द एरिया फोकस्ड ऑन ए ब्लॉक ऑफ आइस मास इतना, टाइम टेकन टू मेल्ट द आइस। अरे वही सवाल है जैसे बचपन में दादाजी के चश्मे से या फिर आप कॉन्वेक्स लेंस से जो कागज जलाते हो ना, वही सवाल है। तो बेसिकली मुद्दे की बात ये है, अर्थ कितना रिसीव कर रही है? 1400 वाट कर रही है। नहीं 1400 वाट नहीं, 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में इतनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इतने में कितनी एनर्जी आएगी? मल्टीप्लाई बाय 2। अब इतनी एनर्जी आ गई है टोटल, लेकिन ये वाट है, वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। इसका मतलब ये 1 सेकंड में इतनी एनर्जी मिल रही है आपको, 1 सेकंड में। तो टी सेकंड में कितनी एनर्जी मिलेगी? इतनी एनर्जी मिलेगी टी सेकंड में। और ये एनर्जी क्या करनी है हमें भैया? मेल्ट करना है इसको। तो इसी एनर्जी को मेल्ट करना है, तो आइस का मास कितना है? 280 m इंटू एल, ठीक है, m इंटू, खत्म हो गया सवाल। उसने टाइम पूछा, टाइम निकाल लीजिएगा, बस ध्यान रखना इस सवाल में, ठीक है। ये ग्राम है और ये जूल पर कीजिए, यूनिट का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर ये एडवांस ने भी सवाल पूछे हैं, ऐसी बात नहीं है, सवाल आसान दिखते हैं लेकिन आसान होते नहीं है, इसमें गलतियां हो जाती है। इसमें एल अक्सर आधी जनता तो एल की वैल्यू 80 पुट कर देती है, जबकि एल 80 किस में होता है? कैलोरी में होता है। तो इधर कैलोरी है और इधर जूल है, तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। तो आपको यूनिट का विशेष ध्यान देना, बहुत आराम से आपको यहाँ पे यूनिट पुट करनी है बिना किसी गलती से। तो ये जूल है, क्योंकि वाट एसआई सिस्टम में चलता है तो इसको भी जूल में ही रखना आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसने बोला टू into experiments with continuous flow of calorimeter, ठीक है, flow calorimeter to determine the specific capacity of a liquid and input power of 60 watt produce arise, ठीक है। ओके, मैं इधर से देख लेते हैं, इधर से पढ़ लेता हूं, ठीक है। arise of that 10K in liquid when the power was double, the same temperature rise was achieved by making the rate of flow of liquid 3 times faster, the power loss in each case is same, find the power loss to the surrounding। बड़ा ही प्यारा सवाल है। देख सवाल ऐसे समझ, इट इज ए काइंड ऑफ गीजर टाइप का क्वेश्चन। इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से ट्विस्ट करके दी गई है कि जो एक बार में समझ में नहीं आती है। गीजर टाइप का सवाल है कि एक तरफ से पानी आया, गीजर का हमने कुछ पावर दे रखा है कि भैया वहां से इलेक्ट्रिसिटी से हमने एनर्जी दे दी पानी को। तो जब पानी बाहर निकला तो पानी का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ गया था।
लेकिन पानी लगातार आ रहा है, पानी लगातार जा रहा है। आप इस चीज को समझो गीजर में, ठीक है, एक बॉक्स समझ ले, एक बॉक्स है, एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। जब पानी निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर 10 केल्विन ज्यादा निकल रहा है, 10 केल्विन उसका ज्यादा हो जा रहा है। सपोज आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी भेजा है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी बाहर निकला है, क्योंकि चेंज है, केल्विन में लिखी है, डिग्री सेल्सियस में, बात एक ही है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉक्स है, एक तरफ से पानी लगातार भेज रहे हैं, दूसरी तरफ से पानी लगातार निकल रहा है। जब पानी निकल रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 10 केल्विन का है, ज्यादा गर्म पानी, बेसिकली गर्म पानी बाहर निकल रहा है। अब गर्म पानी बाहर निकल रहा है तो उसको हीट किसने दी? बोले हमने दी। तो बोले अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख रखा है कि हम अंदर से कुछ इनपुट पावर दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की इनपुट पावर दे रहे हैं। अब दिक्कत ये कि हम जो भी पावर दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, वो लॉस हो जा रहा है। होता है ना यार, कि सपोज तुम पानी गर्म करने की रॉड लेके आ गया, ठीक है, ठीक है, पानी गर्म करने की रॉड लेके आ गया, और रॉड लेके आया तो भैया पता चला कि उन्होंने कह दिया भैया 2 किलोवाट की रॉड है, तो जरूरी थोड़ा ना कि 2 किलोवाट ही आपको एनर्जी मिले, कुछ तो इधर उधर लॉस हो सकती है, तो वो एनर्जी लॉस भी हो रही है। तो फिर ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में हमने क्या किया, पावर वाश डबल, ठीक, मतलब ऐसे समझ ले कि अब हमने अंदर की पावर को दुगना कर दिया, ठीक है भाई साहब। एंड द सेम टेम्परेचर राइज वाज अचीव बाय मेकिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड 3 टाइम्स फास्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे तू ऐसे समझ कि जो होता है ना, ऐसे ऐसे समझ कि मेरे पास ना एक वो है घुमाने वाला, जिससे पावर एडजस्ट कर सकता हूं। तो पहले मैंने सपोज 1000 किलोवाट की पावर एडजस्ट कर दी, ठीक है, पानी जा रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस पानी भेजा, 60 पे बाहर निकला। अब सपोज मैं उसको 1000 से अगर मैं 2000 कर दूं, तो इसका मतलब ज्यादा हीट मिल रही है ना, तो अब जो पानी निकलेगा और ज्यादा गर्म निकलेगा। लेकिन वो कह रहा है भैया उतना ज्यादा गर्म नहीं निकल रहा, उतना ही निकल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब आप जल्दी जल्दी पानी भेज रहे हो, तेज तेज इधर से पानी भेज रहे हो, ठीक है, 3 गुना ज्यादा पानी भेज रहे हो पर सेकंड में। तो ये बेसिकली सवाल है। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो एक ही लाइन का है, क्या कि सर शुरू में कितनी पावर दी आपने? 60, जिसमें से कुछ लॉस हो गई, मान लो लॉस हुई पावर है P, तो इसका मतलब इफेक्टिवली इतनी पावर जो है पानी को मिल रही है। पावर इसका का मतलब क्या हो गया सर? ये dQ/dt इफेक्टिव है, ये dQ/dt नेट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी का टेम्परेचर लगातार जो है, पानी लगातार भेज रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो Q बराबर क्या होता है सर? ms इंटू डी टी। तो dQ/dt बराबर क्या हो जाएगा सर? dQ/dt यहां पर ध्यान से समझना कि सर मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा टी। जितना पानी जा रहा है और जितना पानी आ रहा है उसका चेंज इन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, कितना है? 10 है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं dm/dt कि 1 सेकेंड में इतना पानी गया इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ऐसा समझो ये 1 सेकेंड की एनर्जी है, ठीक है, 60 आपने दी, पीक हो गई, तो 1 सेकेंड में इफेक्टिव इतनी एनर्जी आपने दी है, इतनी हीट आपने दी है, 1 सेकेंड में इतना पानी अंदर गया, जो बाहर निकला है 15 केल्विन का टेम्परेचर चेंज के साथ। दूसरे केस में क्या किया आपने? 60 की जगह 120 कर दिया, क्योंकि पावर डबल इस्तेमाल कर रहे हो आप। पावर लॉस तो वो कह रहा है सेम ही है, पावर लॉस इन ईच केस इज सेम, लॉस तो भैया पी का ही हो रहा है इक्वल टू, लेकिन अब 3 गुना पानी आप भेज रहे हो, 3 इंटू dm/dt, अब 3 गुना पानी भेज रहे हो इंटू एस इंटू 15, ठीक है। फाइंड द पावर लॉस, रेशियो ले ले, 60 माइनस पी बटे 120 माइनस पी बराबर 1/3, ठीक है, 180 माइनस 3p बराबर 120 माइनस पी, 180 में से 60, ठीक है, 60 बराबर 2p, तो p बराबर 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये सवाल ऐसा है जिसको देख के तो लगता है डर, क्या लगता है बड़ा मुश्किल सवाल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो सवाल में क्या कहना चाह रहा है। सवाल में कहना चाह रहा है वेल इंसुलेटेड बॉक्स कंटेन वाटर, स्पेसिफिक हीट सी, ए वेरी लार्ज कंडक्टिविटी ऑफ मास m, टेम्परेचर T नॉट, ठीक है भाई साहब, टेम्परेचर T नॉट एट टाइम t बराबर 0। अब इसको लगातार हम हीट दे रहे हैं इस रेट से, ठीक है। वाटर इज लीकिंग एट ए कॉन्सेंट्रेट इतना, देन द टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लो किसी टी टाइम के बारे में बात करें हम लोग, तो टी टाइम में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 1 सेकंड में तो इतनी हीट दी आपने, 1 सेकंड में इतनी हीट दी है, ठीक है सर जी। आर ये क्या है? बोले सर ये पर सेकंड हीट है dQ/dt, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है सर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जब आपने ये हीट दी होगी, जिस मोमेंट पे आपने हीट दी होगी, ठीक है, मान लो टी टाइम पे बात करते हैं, टी टाइम पे, तो टी टाइम पे आप इतनी हीट दे रहे हो 1 सेकंड में, तो उस टी टाइम के लिए क्या मैं ऐसा लिख दूं कि उस वक्त मास कितना होगा? बोले सर मास इनिशियल कितना था? m0, और लैम्डा से बाहर निकल रहा है, तो लैम्डा इंटू टी, उस वक्त इतना मास होगा, उस वक्त इतना मास होगा।
मैंने कहा ठीक है भाई भाई, ठीक। तो dq बाई dt बराबर m s इंटू dt बाई dt, खत्म हो गया। आप समझो मैंने क्या खेल लिया, क्या एक सेकंड के लिए खेल दिया कि एक सेकंड में इतनी हीट गई है उस वक्त की टी टाइम पर, एक सेकंड में जितनी हीट गई है उस टाइम पे पानी कितना था, बोले इतना था। एक सेकंड का मतलब पर सेकंड, टी टाइम के लिए बात कर रहा हूं, ठीक। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आर को आर ही रहने दो, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं डी टी अपॉन एम नॉट माइनस लेमडा टी इक्वल टू, ठीक है, एस अपॉन आर इंटू डी टी। इसको कर दो इंटीग्रेट। टी बराबर 0 पर टेम्परेचर कितना था मेरे भाई, टी नॉट था, और जो है सॉरी 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 उल्टा लिमिट रख दिया मैंने। टी बराबर 0 पर टेम्परेचर जो है टी नॉट था, और किसी टी टाइम पे टेम्परेचर मान लो टी है, तो लिमिट लेंगे, इसको लिमिट लेंगे, ये आ जाएगा एम नॉट माइनस लेमडा टी बटे एम नॉट, लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे, इधर माइनस 1 अपॉन लेमडा जाएगा, जो उधर माइनस लेमडा बन जाएगा, तो माइनस लेमडा एस बाई आर इंटू टी। तो अब इसका आंसर आई थिंक अब आप निकाल सकते हो, कितना आंसर जाएगा, ये ई की पावर में चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस लेमडा टी बाई एम नॉट बराबर ई की पावर माइनस लेमडा एस टी बटे आर, ठीक है। तो पहले तो ई की पावर लेमडा एस टी देख ले, ओहो कोई है ही नहीं क्या, है ही नहीं का, काहे नहीं होगा, होना पड़ेगा भाई, होना पड़ेगा, ठीक है। ई की पावर में नहीं तो कुछ गलती हो रही है क्या, एल एन एन एन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक ठीक है। टेम्परेचर पूछा है ना, सही तो है, यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से हो गया सवाल सॉल्व। इसको इधर लेके आ जा, आर अपॉन लेमडा एस, आर अपॉन लेमडा एस, माइनस को इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आर अपॉन, पहले तो लेमडा एस देख, आर अपॉन 2 लेमडा एस गलत, आर अपॉन लेमडा एस हो सकता है, आर अपॉन लेमडा एस हो सकता है, ये गलत हो गया, अंदर होगा, माइनस को अंदर भेजेगा तो एम नोट अपॉन एम नोट माइनस, सेकंड ऑप्शन मैच कर गया परफेक्टली। अबे थर्ड है क्या, सेकंड आ रहा है भैया, सेकंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक ग्लास बॉल ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू, भैया खुद करो, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, खूब कर चुके ऐसे सवाल, खुद से करो इस सवाल को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सॉलिड मेटल स्फीयर है, रेडियस आ रहा है, सॉलिड मेटल स्फीयर है, रेडियस आ रहा है, स्पेसिफिक इट ऐसे, रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एट ए स्पीड ऑफ एन रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है, ओके, इट सडनली स्टॉप, ठीक है भैया, सडनली रुक गया है, 25% एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में चली गई, ओह यार कितना आसान सवाल है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी, उसका 25%, 25/100 कर दे, दैट इज इक्वल टू क्या, एम एच डेल्टा थीटा, ठीक है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 25/100 बराबर एम एच डेल्टा थीटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बड़ा ही नाक में दम करता है सवाल, क्योंकि ये एक ही लाइन में आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आसान है, स्टोरेज गिरेज कंटेन इतना वाटर डेजर्ट गिज हैज पावर रेटिंग इतना एफिशिएंसी कन्वर्जन, ये तो आसान सवाल है भाई। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द, भैया एक बार बताओ गीजर की पावर रेटिंग कितनी है, 1000, बेसिकली ये मेंस टाइप का सवाल है, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं रखना चाहिए था मुझे, मगर ठीक है। इसकी जो है 75% आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है, और कितनी देर तक यूज कर पा रहे हो, 20 मिनट तक, तो इतनी हीट दी हमने, इतनी हीट दी इसको, दैट इज इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, हाँ ये सवाल है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो दिमाग खराब कर देता है, जबकि इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है कि इफ 1 kg water at temperature 50 degree Celsius added with liquid of mass 1 kg at 20 degree Celsius with specific heat 2 calorie per gram per degree Celsius, then the final temperature of the mixer is, इतना सवाल है। ऊपर की लैंग्वेज बेकार है, फालतू में टेंशन दे रहा है, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, मतलब क्या लिखोगे सर, दी गई उष्मा मतलब कौन उष्मा लेगा भैया, पहले चेक करके देख, पानी का टेम्परेचर 50, तो ये उष्मा देगा, एम 1 kg है, एस कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डरना नहीं है, यूनिट से बिल्कुल नहीं डरना है, चेंज इन टेम्परेचर 50 - T बराबर ली गई उष्मा, ये उष्मा लेगा एम 1 kg, एस 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर T - 20, ठीक है।
बस ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। टी बराबर 35 आ रहा है, कितना आ रहा है 50 माइनस टी बराबर 2t माइनस 40, 90 बराबर 3t, टी बराबर 30। बड़ा खराब टेस्ट है भाई। ठीक है, 30 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेम सवाल आपका। अच्छा ये जो है ना, ये 2500 कर लेना इसको, 2500 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन इस प्रकार का है, मैं पीछे हट रहा हूं, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो भाई साहब। देखो सवाल में ये कहना चाह रहा है, भैया आप ना हीरो हो, ठीक है, आपको क्या करना, मिसाइल निपटानी है लेजर लाइट से। ठीक है, अब लेजर लाइट में उसने बीच में कुछ कहानी पेल दी कि लेजर लाइट की पावर इतनी है, हर किलोमीटर में 3% कम हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। ठीक है, लेकिन काम की जो लाइन है वो हमारी लास्ट की लाइन है। क्या, ध्यान से समझना कि बेसिकली बात ये है, क्या है कि हमें जिसको बेसिकली जो जिस मिसाइल को निपटाना है, उसका जो आउटर स्किन है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, दैट इज 3 सेंटीमीटर थिक। ठीक है सर जी, व्हेन द लेजर फायर द, ठीक है भाई साहब, व्हेन द लेजर फायर द स्किन टेम्परेचर ऑफ द मिसाइल इज -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप ऐसा समझो मिसाइल को निपटाना है और उसका जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर एल्युमिनियम की परत जमी पड़ी है। ठीक है, परत की लेयर है, एंड मस्ट बी हीटेड टू बॉयल, बॉइलिंग पॉइंट है 26 डिग्री, सॉरी 2600 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज इतना एंड हीट कैपेसिटी इतना। ठीक है, तो क्या पूछ लिया इसने, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द आउटर स्किन ऑफ एल्युमिनियम टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात यह है कि हमने यहां से लेजर मारी, जो लेजर मारी, ठीक है, वो लेजर गिराई हमने मिसाइल के ऊपर, मिसाइल के ऊपर है एल्युमिनियम की लेयर। अब वो लेजर उस पर गिरेगी, एल्युमिनियम को हीट देगी, एल्युमिनियम पिघलेगी, बॉयल हो जाएगी, गायब हो जाएगी वहां से, पासवर्ड मारिए। फिर जैसा होता है ना, लेजर धसती चली आती है अंदर, वो अंदर धसती चली गई और फिर जाकर उसको निपटा दिया। तो इस कहानी के 3 पहलू हैं। पहला पहलू जिससे आंसर आ जाएगा, मतलब वो केवल ये कहना चाह रहा है आंसर किससे आएगा, जो सवाल पूछा है। सवाल में इसने पूछा भैया कितनी हीट की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा पहलू कि आप ये हीट दे कैसे रहे हो, लेजर, लेजर की अपनी अलग कहानी चल रही है कि भाई साहब वहां से निकली है 50 वाट की निकली है, हर 10 किलोमीटर में जो है 3% कम हो जाती है, वो लेजर की कहानी अलग चल रही है। और तीसरा पहलू तेरा भैया कि तू साइंटिस्ट है और ये है और वो है, ये सारी कहानी। तो इसका साइंटिस्ट वाइंटिस्ट की कहानी बिल्कुल बकवास, कोई आवश्यकता नहीं है। लेजर की कहानी बिल्कुल बकवास, इस सवाल में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सीधा ये पूछ रहा है कि भैया हमें अमाउंट ऑफ हीट बता दो। तो अब तो एक बात बता कि अगर मैं इसके ऊपर सपोज, इसके ऊपर ये मिसाइल है, इसके ऊपर सपोज एल्युमिनियम की अच्छी खासी लेयर है, तो लेजर तू मार रहा है यहाँ पर। अब लेजर उसने बोल रखा है कि उसका डायमीटर दे दिया लेजर का, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि आपको यहां पर इसको अंदर, लेजर को अंदर तक पहुंचाने के लिए एक सिलेंडर को पिघलाना पड़ेगा एल्युमिनियम का। ठीक, ठीक है सर जी। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत कितनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा थीटा, यही पड़ेगी। जहां पर एम क्या होगा, एम वो मास है एल्युमिनियम का। जब हमने लेजर गिराई और लेजर ने गड्ढा कर दिया, तो जब लेजर ने गड्ढा कर दिया एक तरह से, तो जिस जगह पे गड्ढा किया है वो जो मटेरियल है वो बेसिकली तुम्हारा जो वो मटेरियल जो है वो बेसिकली बॉइल्ड हो चुका, वेपराइज हो गया, सीधी सी बात है। वेपराइज है तो बोलेंगे ना, बॉयल का मतलब जब पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके बाद वेपराइज कर जाता है, पास हो, तो वो बेसिकली क्या हो गया, बॉयल हो गया बेसिकली, सीधी सी बात ये है। ठीक, दो ये कहना चाह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो ध्यान से देखना, तो सर कितने मास को उड़ाना है, मैंने कहा भैया कितने मास को उड़ाना है, बोले हमें उड़ाना है सर मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू अंदर की डेप्थ, इतने मास को हमें उड़ाना है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एस है, और डेल्टा टीटा कितना हो जाएगा, बोले सर -50 पे था, उसको 2500 पे लेके जाना है, 2550, ये है। ठीक है, अब जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूंगा, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, डेंसिटी 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 डेंसिटी, एक एक करके वैल्यू आराम से पुट करोगे, 2.4 ग्राम है 10⁻³ बटे सेंटीमीटर क्यूब है 10⁻⁻6 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है भैया चेक करो सर, रेडियस किसकी होगी सर, वो होगी लेजर बीम की, और लेजर बीम की क्या है, लेजर बीम का डायमीटर है 1, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। एच, एच मतलब कितनी थिकनेस तक उसको निपटाना है, बोले हमें निपटाना है मेरे भाई 3 सेंटीमीटर थिक, सेंटीमीटर।
ठीक है, इनटू एस। एस कितना है भाई साहब, एस कितना है, अब ध्यान से देखिए, एस है 0.9, लेकिन पर ग्राम है तो ग्राम की जगह केजी रख देना, ये देख ग्राम दे रखा है। ठीक, अब ये मत कहना कि सर ये तो हीट कैपेसिटी है, ये सवाल एडवांस वालों ने भी गड़बड़ी कर दी थी कभी। ठीक है, आप इसके यूनिट से उठाओ, ये हीट कैपेसिटी एम इंटू एस नहीं है, ये एस है, यूनिट से उठाओ इसको। ठीक है, इंटू 2550। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर मैच कर जाता है, ये वाला गुणा भाग कर लीजिएगा, ये आंसर मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद कीजिए, रिपीट हो गया है, कोई सवाल में कोई दम नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल भी क्लास नोट्स वाला सवाल है, मैं हल्का सा बता देता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। याद करो इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इस पे आगे फोर्स लगाया F और इस पे पीछे फोर्स लगाया F, ठीक है सर जी, तो मैंने सपोज एक एरिया ऐसे पकड़ लिया, यहाँ पर इस प्रकार का एरिया पकड़ लिया, तो मैं जानना चाहता हूं उस पर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दोनों जानना चाहता हूं। तो सर जी देखो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो आपने फोर्स तो ऐसे लगाया F, मैंने कहा ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, तो F का एक कंपोनेंट जाएगा इधर F cos थीटा, और F का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ F sin थीटा। आपको याद होगा ये वाला आर्टिकल, है ना, क्लास में करते हैं इस सवाल को। तो आप क्या लिखोगे इसमें, बोले सर ये देगा शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस में क्या लिख सकता हूं सर, F cos थीटा अपॉन ये वाला एरिया ए डैश। मैंने कहा ठीक है, और इसमें जो है नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा F sin थीटा अपॉन ए डैश। अब जरा ए डैश निकालते हैं, ये ए डैश क्या है, बोले सर ये वाला एरिया, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ये अगर ए डैश है तो ये सामने मैं लिख सकता हूं ए डैश साइन थीटा बराबर ए, तो इसका मतलब ये आ जाएगा F cos थीटा बटे ए डैश की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर चला गया, ये आ जाएगा F अपॉन ए, दो नीचे आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और उसी प्रकार से यहाँ पे ए डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा F साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ शियर स्ट्रेस मैक्सिमम किस एंगल पर होगा, जब ये मैक्सिमम हो जाए 45 डिग्री पर। पहला सवाल, नॉर्मल स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगा, जब ये जो है थीटा। तो यही वाला सवाल है, एज इट इज यहां पर है, बस इसमें अंतर यह है कि एरिया ऐसा ले लिया, ये है एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक है, और ये एरिया पे जो नॉर्मल है, ये एरिया का जो नॉर्मल है वो उधर से एंगल थीटा बना, मैंने एरिया ऐसे लिया था, इसने एरिया दूसरी तरफ लिया। तो इस सवाल को बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा, बस कोई अंतर नहीं आना है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर जैसे ही यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो थीटा बराबर जैसे 90 डिग्री पुट करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस आपकी आ जाएगी 0, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थीटा बराबर 0 पुट करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है, और थीटा बराबर 45 पे तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आनी है, क्योंकि 45 ले लोगे तो चाहे तुम आप इससे एंगल लो, एक्स एक्सिस से लो या वाई एक्सिस से लो, तो इधर भी 45 है उधर भी 45 है, वो तो सेम ही आना है आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बात याद रखना, मैंने एरिया ये एज्यूम करके माना है, ये वाला एरिया मैंने एज्यूम कर लिया, उन्होंने एरिया दूसरी साइड से मान लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसने ऐसा बोला है कि इन द डायग्राम ए बी एंड सी डी आर द 2 वर्टिकल वॉल, ऐसे 2 वर्टिकल वॉल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ग्रुप है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m जस्ट फिट इन द ग्रुप, ठीक है, बेस ऑफ द ब्लॉक इज स्मूथ, ठीक है भाई साहब, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द ब्लॉक्स इज म्यू, ठीक है भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने दे रखा है, ठीक है सर जी, ओके। Contact area of the block with each wall is A. Linear coefficient of thermal expansion and Young's modulus of material are A. ठीक है भाई साहब, आपको अल्फा भी दे दिया और वाई भी दे दिया। टेम्परेचर थीटा इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज थीटा डेल्टा थीटा बराबर टी। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो दुनिया भर की बातें बता दो। तो बात ये है कि भाई टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये आगे जाएगा। बोला हाँ सर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे जाएगा, और आगे जा रहा है, तो भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, टाइम बढ़ेगा तो डेल्टा थीटा, मतलब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ये भी तो ये कहना चाह रहा है ना कि टेम्परेचर थीटा इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली इज लाइक दिस, ठीक, तो भाई टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा, और फ्रिक्शन का वर्क डन आता है नेगेटिव,
जाहिर सी बात है स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो सारा का सारा हीट लॉस में जा रहा है। इसका मतलब ब्लॉक को लगातार हीट मिलती जा रही है और लगातार हीट मिलती जा रही है, तो इसका मतलब ब्लॉक स्लो डाउन होता चला जा रहा है। क्यों स्लो डाउन हो रहा है? क्योंकि ब्लॉक को लगातार हीट मिलती चली जा रही है, तो ब्लॉक का टेम्परेचर राइज होता चला जा रहा है और ब्लॉक को जो हीट मिल रही है वो आ कहां से रही है? वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जो कम होती चली जा रही है फ्रिक्शन की वजह से, वही काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी हीट में कन्वर्ट होती चली जा रही है। ठीक, तो हो क्या रहा है? ब्लॉक की वेलोसिटी कम हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब एनर्जी जा कहां रही है? फ्रिक्शन के वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन में, मतलब हीट लॉस में जा रही है, जिसकी वजह से ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये है सवाल। चलो आओ सवाल को देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या क्या पूछ लिया इसने पूछ लिया रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक, मतलब एक्सेलरेशन बता दो, वेलोसिटी बता दो। एक्सेलरेशन बता दिया तो वेलोसिटी तो बता ही देंगे, इंटीग्रेट करना है। टाइम टेकन टू ब्लॉक द स्टॉप, मतलब बी सेकंड पार्ट हो गया तो ये भी हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इतना, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं सवाल को। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पे इधर लग रहा होगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन, इधर लग रहा होगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन में बोल सकता हूं 2f बाई एम, जहां पर 2f क्या होगा? सब म्यू इंटू नॉर्मल बटे एम। अब नॉर्मल कौन सा वाला होगा? साइड दीवारों से, जमीन से नहीं है, साइड दीवारों से है। तो अब ध्यान से देखना, जैसे ही इसका टेम्परेचर राइज किया ये एक्सपेंड होना चाहेगा, दूसरी तरफ से नॉर्मल लगेगा। जैसे ही वाला केस होता है, टेम्परेचर राइज किया तो इधर इधर से नॉर्मल लगता है, तो ये बेसिकली काम हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा, इधर से नॉर्मल लगेगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या? सर नॉर्मल अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल विच इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज किया। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? सर नॉर्मल बराबर आ गया ए बाई अल्फा डेल्टा थीटा। मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? सर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 म्यू ए बाई अल्फा डेल्टा थीटा, मैंने कहा ठीक है, बटे एम, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो। और डेल्टा थीटा किसके बराबर है? बोले सर डेल्टा थीटा वो कह रहा है कि ये बराबर है किसके? टी के, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया टी, और एक्सेलरेशन की जगह लिख सकता हूं मैं डीवी बाई टी टी। क्लियर है? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो, डी टी इधर आ गया, टी इंटू डी टी, ठीक है, टी इंटू डी टी, ठीक है, टी इंटू डी टी बराबर, इधर भी और पूरा टर्म है 2 म्यू ए वाई अल्फा बटे एम, को इंटीग्रेट कर दो डीवी। अब एक माइनस लगा दो क्योंकि पीछे की तरफ चल रहा है, एक मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन और बी के बीच का डायरेक्शन अपोजिट है। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी है v नॉट, वो किसी t टाइम पर आपसे वेलोसिटी जानना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा v नॉट माइनस 2 म्यू ए बाई अल्फा बटे एम टी स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक सवाल आपका सॉल्व हो गया, चेक कर ले। v नॉट माइनस म्यू बाई ए अल्फा टी स्क्वायर अपॉन एम, करेक्ट है, आपका सेकंड ऑप्शन मैच कर गया। और अगर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो इसको आप क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सलेशन आ जाएगा। तो एक्सलेशन क्या लिखोगे? सर ये निपट जाएगा, ठीक है, एम म्यू बाई ए अल्फा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट ही करना है। टाइम टेकन ब्लॉक टू स्टॉप, सर इसको 0 कर देगा तो टाइम कितना आ जाएगा? एम वी नॉट बटे म्यू बाई ए अल्फा, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन तेरा मैच कर जाएगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हाफ एम बी नॉट स्क्वायर थोड़ी ना होगा, पहले तो सवाल ही गलत है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? अरे भाई किस इंटरवल के लिए तो बताओ, किस इंटरवल के लिए आप पूछ रहे हो? अगर आप ये बोलो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन एंटायर मोशन, ठीक है, जब तक वो रेस्ट पर आ जाए तब तो समझ में भी आता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो भी होगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और उसमें भी यह नेगेटिव आएगा, माइनस एम बी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर होगा, नेगेटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन चौथा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल को खुद से ट्राई कीजिएगा, मेरे बताने का इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी आप जानते हो कि क्वेश्चन आसान होता है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, घुमा के देता है कि आपको सवाल को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उसी प्रकार का ये सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ उस सवाल में हो क्या रहा है। इस सवाल में बेसिकली 3 सवालों को मिक्स कर दिया, 3 नहीं 6 सवालों को मिक्स कर दिया बेसिकली। ठीक है, इसने ऐसा बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इन 3 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट किए 1 2 3, ठीक है, ए मटेरियल ए एट ए पर्टिकुलर लो टेम्परेचर TC, ठीक है, एंड मटेरियल बी एट ए पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर TH।
ठीक है भाई साहब, आर प्लेस्ड इन आइसोलेटेड एंड दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज द फाइनल टेम्परेचर इज T1। ठीक है, बेसिकली आप समझो कि यहां पर एक मटेरियल ए है, इसका टेम्परेचर हाई है अच्छा खासा, और एक का टेम्परेचर लो है, दोनों को हमने क्या कर दिया भाई साहब, मिक्स कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो मैं लिख सकता हूं पहले वाले पार्ट में कि क्या बोला इसमें, हाई टेम्परेचर किसका भैया, चेक करके देख ले, ए लो टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो इसका मतलब बी वाला ऊष्मा देगा। तो बी की मास कितना है, देखो बी का मास कितना है एम, तो मैं लिखूंगा दी गई ऊष्मा एम सी हाई टेम्परेचर माइनस टी फाइनल, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। इतनी ऊष्मा ये बी वाला पार्ट देगा। सवाल को पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेगा तो आप समझ जाओगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। इतनी ऊष्मा ये मटेरियल बी देगा जो कि हाई टेम्परेचर पे है, और ये उतनी ही ऊष्मा ये ले लेगा। तो एम सी उसका टेम्परेचर फाइनल टी फाइनल है, और उस बेचारे का लो टेम्परेचर था मान लो टी एल। ठीक, जैसे आप यहां से सॉल्व करोगे तो टी फाइनल बराबर आ जाएगा, ये पहले एक्सपेरिमेंट की कहानी है, टी एच प्लस टी एल बटे 2। उसी प्रकार से अब हम चलेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट पे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जो मास है इसका बी का वो दुगना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2m इंटू सी इंटू टी एच माइनस टी फाइनल बराबर एम सी, इसका मास एम और सी है, टी फाइनल माइनस टी एल। यहां से फिर टी एफ निकाल लीजिएगा, और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो टी एच और टी एल की वैल्यू पुट कर देना। देख समझ क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है एक है ए एक है बी, इसका टेम्परेचर है कम, इसका टेम्परेचर है ज्यादा। मान लो इसका टेम्परेचर है 10, इसका टेम्परेचर है 80, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनल टेम्परेचर बताओ। अब तू कहेगा सर फाइनल टेम्परेचर तो तब बताएंगे ना जब एम और एस की वैल्यू पता हो। तो भैया एम और एस की वैल्यू ये दी थी, एक एक्सपेरिमेंट में ये भी एम ये भी एम ये भी सी ये भी सी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मतलब जैसे अनदर क्वेश्चन, इसका मास एम इसका सी सी, इसका मास 2m उसका सी सी। समझ गया, ऐसे समझ ले जैसे कि यहाँ पे 2 किलोग्राम पानी है 80 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है, और जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर। उसी प्रकार से तीसरे सवाल को बता दिया है। अब उसने फाइनल टेम्परेचर पूछ लिया है, और पूछ लिया इसमें कि बता दो किस में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और क्यू में भी पूछ लिया, बोले व्हाट इज क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सवाल हिट एंड ट्रायल के लिए बढ़िया है, अगर आप बढ़िया हिट एंड ट्रायल के साथ खेलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का मान लो सुकून से भरा, बी का मान लो 80 और ए का मान लो 20 मान ले, सिंपल मान ले 80 और 20 मान ले, और फिर खेल उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसा सवाल है जिसको देख के सबसे पहले फील आती है T1 बराबर T2। ये कहना चाह रहा है भैया देखिए ए है ये बी है, इसमें मास भरा पड़ा है पानी का, इसमें मास भरा पड़ा है पानी का, इसमें भी वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, इसमें वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, एक केस में सारा पानी उधर डाल दिया, और तो भैया फाइनल टेम्परेचर निकाला। एक केस में वाला सारा पानी इधर डाल दिया और फाइनल टेम्परेचर निकाला, और पूछ लिया भैया फाइनल टेम्परेचर दोनों केस में बता दो क्या होगा। तुम कहोगे यार इसका पानी उसमें डालो या उसका पानी उसमें डालो क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो एक ही है ना, तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बोले सर T1 बराबर T2 होना चाहिए, और फटाक से सवाल हो जाता है गलत। अगर मैं आंसर ना दूं, ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चा सेकंड ऑप्शन क्लिक करे यहाँ पर कि भैया T1 बराबर T2 होगा, ये भी क्लिक करे, ये भी क्लिक करे, और ये भी क्लिक करे। ठीक है, तुक्का मारेगा इधर T1 बराबर T2, और T1 भी 70 है T2 भी 70। तो आओ चेक करते हैं कैसे। बोले पहला, सर ए को मिक्स कर दिया बी में, ठीक है, तो इसका मतलब ए के पानी को आपने उधर डाल दिया, ये तो कहना चाह रहा है, वो चेक करके देख ले। 2 kg वाटर, ये 2 किलोग्राम पानी है, ठीक है, एंड इतने ग्राम वाटर, ये 2.5 किलोग्राम पानी है, ठीक है, kept in the 2 identical container A and B respectively in the water equivalent इतना, ठीक है, water of container A, ठीक है, is poured into a container B, the final temperature of the mixture is T1। A को B में मिक्स कर दिया, ठीक है भाई साहब, A को B में मिक्स करोगे, हीट कौन देगा, ये देगा, कितनी हीट देगा सर, M S डेल्टा T इक्वल टू, उसको हीट मिलेगी, हाँ सर मिलेगी, कितनी मिलेगी 2.5 प्लस 0.5, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट है, पानी प्लस पानी तो ऐड कर सकते हो, एम एस टी माइनस 50, सॉरी हाँ सही है टी माइनस 50। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 200 माइनस, ये क्या है 100 माइनस टी, अच्छा टी लिखा हुआ है, मैं खुद की राइटिंग नहीं पहचान पा रहा। 200 माइनस 2t बराबर, ये आ गया 3t माइनस 150, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये 150 इधर लेके आ जा, ये आ गया 350 बराबर 5t, t बराबर 70, ये आ गया पहले केस में, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे केस में, जब
बी का सारा माल ए में उड़ेल दिया। तो जब बी का सारा माल ए में उड़ेलोगे तो हीट कौन देगा? अभी भी यही देगा। ठीक है, मान लो फाइनल टेम्परेचर टी हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसका मास कितना है? 2 + 0.5। वाटर इक्विवेलेंट 0.5 है, तो वाटर को हटा के मैंने उतना पानी ले लिया। एम एस 100 - टी इक्वल टू, ठीक है, ठीक है भाई साहब, इक्वल टू, अब इसके लिए बात करो, इसको हीट मिल गई, ये खुश हो गया, एम एस टी -50। अब यहां से सॉल्व करो, ये आ गया 2.5, 2.5 से 2.5 कैंसिल आउट हो गया, 100 - टी बराबर टी -50, 150 बराबर 2t, टी बराबर 75, इतना अंतर है, देख। ठीक है, टी बराबर क्या हो गया मेरे भाई? 75 हो गया, ये अंतर है भाई साहब, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका? आंसर देख लेते हैं भाई साहब। पहला, अच्छा T1 T2 के बीच का रेशियो पूछ रहा है, तो T1 यहां से निकाल देना, T1/T2, ये क्या T1 है, वो क्या T2 है, तो T1/T2 अगर मैं देखूंगा तो 70/75, 14/15, ठीक है, तो 15 T1 बराबर 14 T2, ये भी आंसर आ गया। T1 बराबर T2 ये गलत हो गया, T1 बराबर 70 आ गया, T2 बराबर ये गलत हो गया। पहला और तीसरा बढ़िया सवाल है, मैं बता रहा हूं तुझे, अगर ये सवाल आएगा 99.5 जनता ऐसी नहीं पड़ जाएगी, वो तुरंत ये देख के ये तुरंत क्लिक करके निकल जाएगी बिना फील लिए क्या हो क्या रहा है। तो कह रहा है इसका पानी इसमें डाल दिया, दूसरे केस में उसका पानी इसमें डाल दिया, अगर फाइनल टेम्परेचर तो सेम ही होगा, ऐसी फील आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, पता है क्यों नहीं हो पा रहा है? वाटर इक्विवेलेंट है, वो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, है ना। चलो खेल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, खूब सवाल करे हैं इस प्रकार के, मिक्सिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ आइस, खुद से कीजिएगा, इस तरह के सवाल क्लास में खूब प्रैक्टिस कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अगेन सेम क्वेश्चन है, ये भी खुद से कीजिएगा, ठीक है, इसमें स्टीम ऐड कर दिए, ठीक है ना। ये सवाल एक, मैं इसका स्टेटमेंट दिखा देता हूं क्योंकि एडवांस में कई बार पूछा गया है। देख, उसने बोला कैलोरीमीटर ऑफ स्पेसिफिक हीट इतना, वेट इतना, कंटेन 50 ग्राम पानी मिक्स विद 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सवाल शायद इस प्रकार का मैंने करा दिया आपको, नहीं यार खुद ही करो यार, ठीक है। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बड़ा ही अच्छा और प्यारा सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद जो है बेसिकली प्रॉपर एडवांस टाइप के क्वेश्चंस आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे इस सवाल में इसने बोला, क्या बोला है कि हमारे पास 600 ग्राम 0.6 kg सैंपल है पानी का और सैंपल है आइस का, और हमने दोनों कंपार्टमेंट में रख दिया है ए और बी, मतलब दो डब्बे हैं, एक में पानी भर दिया, एक में बर्फ भर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे आर सेपरेटेड बाय ए कंडक्टिंग वॉल, ठीक है भाई साहब, उनके बीच की जो दीवार है वो कंडक्टिंग है, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, ये लिखना जरूरी है, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, क्योंकि इसका कहने का मतलब बाहर से कोई ऊष्मा नहीं आ रही है, जो भी ऊष्मा का लेन देन है वो आपस में हो रहा है, ठीक है, पानी ऊष्मा देगा और बर्फ पिघलेगी, ठीक है। रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वाटर टू द आइस थ्रू आउट द कंडक्टिंग वॉल इज कांस्टेंट, कह रहा भैया जो पानी ऊष्मा दे रहा है बर्फ को, उसका रेट कांस्टेंट है अंटिल द थर्मल इक्विलिब्रियम रीच टेम्परेचर टी ऑफ द लिक्विड एंड द आइस एज शोन इन द डायग्राम। अब दुनिया भर की सारी बातें बता दो, ठीक है, क्या क्या जानना चाह रहा है, पहले ऑप्शन देख लो। बोले किस रेट से हीट दी जा रही है, तो भाई एक बात बताओ, यहां पर पानी था 40 डिग्री सेल्सियस पर, क्या पानी, ये मिनट है, 40 मिनट में पूरा का पूरा पानी आपका एक तरीके से बर्फ बन गया, ठीक है। देखो पानी का टेम्परेचर क्या है, बर्फ बनने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, मेरे कहने का मतलब ये है, यहां पर पानी है, पानी कितना है 0.6 kg, पानी का टेम्परेचर 40 है, टेम्परेचर कम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया, और फाइनली 40 मिनट में पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पानी ने ऊष्मा लूज कर दी, तो इसका मतलब कितनी लूज करी, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एम की वैल्यू कितनी है 0.6, एस की वैल्यू कितनी है चेक करके देख ले, वाटर 4200, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा कितना है भाई साहब 40, इतनी ऊष्मा लूज की है, कितनी देर में लूज की है भाई साहब, कितनी देर में, बोले भैया 40 मिनट में, 40 गुणे में 60, तो ये तुम्हारा आ गया बी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अच्छा ठीक है। और उसके बाद जो है ये 600 आ गया नीचे, फिर 142, ये आ गया 42 वाट 42, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका मैच कर गया। दैट मीन्स एक सेकेंड में, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में 42 जूल एनर्जी जो है वो पानी दे रहा है बर्फ को, और पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है, बर्फ का टेम्परेचर भी जो है माइनस में 0 की तरफ जा रहा है। अब इनिशियल मास ऑफ द आइस, अच्छा अब इनिशियल मास कह रहा है, तो मान लो इनिशियल मास ऑफ द आइस m था, अब आइस के साथ खेलते हैं, आइस का इनिशियल टेम्परेचर -30, आइस का फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होने में 60 मिनट लगे, तो एक सेकेंड में कितनी हीट गई,
मिली आइस को 42 1 सेकंड में, तो 60 मिनट में कितनी मिलेगी? 60 मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इतनी हीट मिलेगी। और ये जो भी हीट है ये बर्फ को मिली है, तो मास ऑफ बर्फ इंटू एस ऑफ बर्फ, एस ऑफ बर्फ कितना है भैया? 2100 है, इंटू डेल्टा टी, 30 में से 0, 30 से 0 मतलब 30। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो। एक सेकंड में 42, ये 42 वाट आंसर आया ना, एक सेकंड में 42 जूल हीट बर्फ को मिल रही है। तो 60 मिनट में कितनी मिलेगी? 60 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इतनी हीट मिलेगी बर्फ को, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बर्फ का टेम्परेचर है वो -30 से 0। ठीक है, ठीक है सर, फेज चेंज हुआ नहीं हुआ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन टेम्परेचर तो उतना आ गया ना, टेम्परेचर तो 30 कम हो गया ना। अब यहां से आप एम निकाल सकते हो। एम अगर निकालेंगे तो देख, बिना पेन चला सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 मार दिया, ठीक है। 21 दूनी 42, ये 2 आ गया, 6 6 36 36 36 36 36 दूनी 72, और वो 30 है, 18 18 या 72, तो 18 के आसपास जाएगा भाई साहब। ठीक है भैया, 18 24 या 72, 24 या 72, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा, चेक कर लेना, ये मैच कर जाएगा। मास ऑफ द आइस फॉर्म ड्यू टू द कन्वेक्शन कन्वर्जन फ्रॉम वाटर टिल थर्मल इक्विलिब्रियम रीच इज इक्वल टू द इतना। अब वो कहना चाह रहा है भैया ये बता दो मास ऑफ द आइस फॉर्म बता दो, ठीक है, कितना मास होगा ड्यू टू कन्वर्जन फ्रॉम वाटर टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच इज इक्वल टू द 0.12। अरे यार वही तो निकाल दिया ऊपर से, जो मास है वो तो 2.4 है ना, गलत हो गया आंसर उसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। इसने बोला ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई साहब, ब्लॉक ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, वाज बीइंग हीटेड एट द कांस्टेंट रेट। अब इसकी फील ले, एक ब्लॉक है, ठीक है, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई साहब, हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं, उसको लगातार उसको कांस्टेंट रेट से उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है भाई साहब। वॉल्यूम सैंपल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन द ग्राफ। अब उसने बोला है कि आइस है, आइस, तो उसका वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया। अब पहले तो इसकी फील लो, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से आइस का वॉल्यूम कम होता है। तो पहले आइस है, आप उसको हीट दे रहे हो, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा, कम होते 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 कुछ ना कुछ मिनिमम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अगर आप लगातार 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 एनर्जी दोगे तो फिर क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी में कन्वर्ट होने के बाद पानी का टेम्परेचर राइज करेगा, फिर वो पानी में एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब वॉल्यूम पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा। अब तू कहेगा कि सर इसकी फील कैसे ले, मैंने कहा देख ऐसे समझ तू, फ्रिज के अंदर हम लोग, कभी आपने देखा हो कि जो पेप्सी कोका कोला की बोतल आती है, उसकी बोतल को तू एकदम फुला फुल भर दे, ठीक है, और फुला फुल भर के अगर तू जो है फ्रिज के अंदर रख देगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बोतल फटने ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम घटेगा, चाहे तो तू ऐसे उठा ले। ठीक है, खैर अब हम सवाल को देखते हैं। तो सवाल में ये कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम का जो रेट है, वो जो वॉल्यूम है उसका कुछ फंक्शन इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा। उसने बोला भैया पहले तो ये बता दो, क्या बता दो, V1 कितना होगा, ये V1 कितना होगा। ठीक है भाई साहब, V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ, आप समझ गए ना, यहाँ पर वाटर बना होगा, ठीक है, वो V1 की वैल्यू बता दो ग्राफ से। फिर dH/dt बता दो, किस रेट से हीट दे रहे हो। फिर tan थीटा बता दो, ओहो ये भी पूछ लिया। एंड वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर कब बॉइल होगा वो ये बता दो। सारी चीजें उसने पूछ ली इसमें। तो आओ जरा क्वेश्चन को तोड़ा ताड़ी करते हैं। सबसे पहले कहां से उठाएं सवाल को। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, शुरू में इनिशियल वॉल्यूम कितना है, बोले 100 सीसी, तो यहां है तो आइस ना, बोले हाँ सर, तो मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी, अब जब आइस है तो आइस की डेंसिटी कितनी है, 0.9 ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम कितना है 100 सीसी। सीसी घर को गया आपने 100 से मल्टीप्लाई करके 90 एम आ गया, 90 ग्राम आ गया बेसिकली। इसका मतलब 90 ग्राम हमारे पास आइस है। कोई ना पूछ रहा, ठीक है, ठीक है, किसी ने ना पूछा मास ऑफ आइस बता दो। तो अगर 90 ग्राम आइस है तो मास तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा ना। अगर आइस पिघल के बर्फ बन जाए तो मास तो सेम ही रहेगा ना, मास थोड़ी ना बदल सकता है, बदलेगी तो डेंसिटी बदलेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि मास ऑफ आइस जो है वो 90 सेंटीमीटर है। तो जब मास पिघल के पानी बन जाएगी तो उसका टेम्परेचर, उसका मास भी तुम्हारा कितना होगा, पानी का भी 90 ग्राम ही होगा। ठीक है भैया, और तोड़ते हैं, और क्या क्या पता चला सर। और ये पता चला कि 5 ग्राम में पूरी की पूरी आइस का टेम्परेचर डाउन हो गया। तो मैं अब देखो कैसे खेलेंगे। तो सर मान लो 1 सेकेंड में इतनी हीट दी R, वो जैसे पिछले सवाल में लिया था, 1 सेकेंड में इतनी हीट आप दे रहे हो, तो 5 मिनट में कितनी दोगी, R गुणे में 5 गुणे में 60, इतनी हीट दोगे। जिसकी वजह से क्या होगा सर, जिसकी वजह से क्या होगा सर, जो आइस है,
ठीक है, आइस क्या हो जाएगा आपका, अच्छा आइस, ओके आइस तुम्हारा है ही 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओ आइस और सवाल आसान हो गया भाई, आइस तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। अब ये मत कहना कि सर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो उसको जो है हीट देंगे तो वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, ठीक है सर जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 5 मिनट तक जो है पूरा का पूरा आइस पिघल के पानी बन गया, ये तो कहना चाह रहा है। ठीक है सर जी, तो मैं क्या लिखूंगा, सर 5 मिनट में इतनी हीट मिली है, इतनी हीट मिली है, तो इसका मतलब 90 इंटू एल, एम इंटू एल, ये पूरा का पूरा पानी क्या हो चुका है तुम्हारा, सॉरी पूरा का पूरा जो बर्फ है वो तुम्हारा क्या हो चुका है, पानी में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे कैसे पता चला, ग्राफ से पता चला, वॉल्यूम कम हुआ, पानी बना होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर, टाइम बढ़ रहा है, लगातार हीट दे रहे हो तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता गया तो पानी एक्सपेंड करता चला गया होगा। ठीक, तो आप जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। मास तो मैंने निकाल दिया 90 ग्राम है, एल की वैल्यू और चेक करो कितना है एल की वैल्यू। एल की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, सुकून से आराम से बिना की जल्दबाजी के 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपको आर पता चल जाएगा। आर कितना आ रहा है, 90 गुणे में 80 बटे 300, 20 कैंसिल है, 8 है 24, एक आंसर हमारा आ गया, ये 24 आ गया। अगर 24 आ गया तो अब उसने पूछा भैया V1 बता दो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये कौन है, पानी, तो मैं लिख सकता हूं मास कितना है 90, मास बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा ना 90 बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है भाई साहब, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर दे 1 ग्राम पर सीसी, तो ये है 90 ग्राम और डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया उसने 1 ग्राम पर सीसी, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, तो V1 बराबर आ जाएगा 90 सीसी। आप समझ रहे हो, यहां पर 90 ग्राम बर्फ थी तो यहां 90 ग्राम पानी होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब 90 सीसी, एक ऑप्शन और हमारा मैच कर गया। अब आते हैं टेन थीटा पे, टेन थीटा उसने पूछ लिया, टेन थीटा कैसे खेले, बोले सर जी टेन थीटा मतलब स्लोप, तो ये तो समझ में आ रहा है कि टेन थीटा है dv बाई dt। मैंने कहा हाँ भाई साहब dv बाई dt, अब कैसे क्रैक करें, dv बाई dt कैसे निकालें। अब ध्यान से देख, उसने गामा ऑफ वाटर भी दे दिया, कभी ऐसा सवाल आए तो हमेशा देखो डेटा क्या गिवन है, क्या डेटा गिवन है, डेटा गिवन है उसी के हिसाब से खेल पाएंगे हम लोग। तो यार गामा गिवन है, तो इसका मतलब हमें एक रिजल्ट याद आ रहा है कि सर dv बराबर होता है v गामा dt, वही डेल्टा V बराबर वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेल्टा V बराबर, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद पानी का टेम्परेचर राइज कर रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, हीट बढ़ती चली जा रही है, तो पानी का टेम्परेचर राइज कर रहा है, पानी का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो पानी एक्सपेंड करेगा, डेल्टा V पर। अब ये समझ रहा है, सवाल कैलोरीमेट्री से थर्मल एक्सपेंशन में शिफ्ट हो गया, मिक्स हो गया, इसलिए मजा आता है सबको मिक्स करके पढ़ने में। तो पानी एक्सपेंड कर रहा है, पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है लगातार, तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं उसमें, बोले सर डेल, जैसे हम लिखते थे ना डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एरिया बराबर ए नॉट बीटा डेल्टा टी, उसी प्रकार से डेल्टा वॉल्यूम बराबर बी गामा इंटू डेल्टा टी। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं यहां पर कि छोटे से चेंज के लिए डीबी बराबर बी गामा डी टी, और मैं दोनों साइड पर सेकंड के बारे में बात कर लूं या रेट के बारे में बात करूं, तो डीबी बाई डी टी बराबर निकल के आ जाएगा वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम था उसका गामा, ठीक है, इंटू डी टी बाई डी टी। बोले हाँ ठीक है सर, लेकिन ये बात ये किसके लिए कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं यहां से यहां तक के लिए। अब यहां से यहां तक के लिए एक बात और है कि यहां से यहां तक आप हीट दे रहे हो लगातार आर के रेट से, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एमएस इंटू टी टी बाई डी टी, क्योंकि आप लगातार हीट दे रहे हो तो पानी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है आपका। ठीक, यहां कुछ पानी, यहां कुछ बर्फ थी, 90 ग्राम बर्फ थी, यहां 90 ग्राम पानी हो गया, अब लगातार हीट दे रहे हो तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लगातार हीट दे रहे हो, तो इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि आर क्या था, जिस रेट से हीट दे रहे हो, मैं यहां पर लिख देता हूं आर क्या था, जिस रेट से हीट दे रहे हो डी क्यू बाई डी टी, ये था। तो यहां से मुझे लग रहा है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोनों का अगर मैं देखूंगा तो ध्यान से देखो डी वी बाई डी टी, ठीक है, मैं इसको रेशियो ले लेता हूं, यहीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं, हमको चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा डीवी बाई डी टी, तो देखो डीवी बाई डी टी बराबर वी गामा इंटू डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी क्या है आर अपॉन एम एस। आई थिंक यहां से आपका सवाल टूट गया। ठीक है, ठीक है सर जी, V क्या है वॉल्यूम, ठीक है, इस वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, या मास की जगह क्या लिख सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर निकल के आ गया, बस मैं सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन को, ठीक है, तुम्हारा जो आंसर निकल के आ गया, ये आ गया गामा आर एस रो डब्ल्यू। आओ गामा की वैल्यू देखते हैं। गामा वाटर कितना है? गामा वाटर 10⁻³ इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 24 बटे एस की वैल्यू कितनी है? एसओ वाटर दे रखा है 1। रो वाटर कितना दे रखा है? रो वाटर दे रखा है 1। तो ये तुम्हारा आ गया 24 इंटू 10⁻³ अब देखोगे तुम 1.44 है, तो सोच सके ना भैया गलत हो गया आंसर। जबकि ध्यान से देखो, मैंने एसआई सिस्टम में रखा हुआ है, तो ये जो भी आया है, ये जो भी आंसर आया होगा सीसी पर सेकंड में आया है, और ये कौन है? पर मिनट है। इस बात का भी ध्यान देना। देख यहां पे देख, पर ये मिनट में डेटा दे रखा है उसने, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट में कन्वर्ट करोगे। तो सेकंड नीचे है, सेकंड की जगह क्या लिख सकते हो? 1 सेकंड बराबर क्या होता है? 1/60 मिनट। तो जब सेकंड की जगह 1/60 मिनट रखोगे तो 1/60 है तो 60 ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 गुणा 60 आ जाएगा कुल मिला के। 24 गुणा 60, 24 गुणा 60 कितना हो जाएगा? 24 छक्का 144। इसका मतलब अब तुम्हारा ये आंसर कहीं ना कहीं ये तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है। बाकी जो है ये 10⁻³ है, ये भैया खुद चेक कर लेना, यूनिट वूनिट चेक कर लेना आप यहां से, कोई भी यहां पर कोई अगर मिस्टेक हुई हो तो, ठीक है। तो उसके बाद आई होप सवाल का कंसेप्ट आप समझ गए हो यहां से, तो इसका मतलब तीसरा आंसर भी आपका यहां पे मैच कर जाएगा। 1 2 3 दोनों आ रहा है। अब आते चौथे पे कि कह रहा है वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट इतना। तो वाटर कब बॉइल स्टार्ट, वाटर कब जो है बेसिकली आपकी बॉइलिंग स्टार्ट करेगा? तो सिंपल सवाल है, कब स्टार्ट करेगा भाई? कितना पानी है? बोले भैया पानी तो हमारे पास है कितना? 90 ग्राम पानी है। तो 90 ग्राम पानी है तो एम एस इंटू डेल्टा टी, इसके बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतनी हीट सर आर इंटू टी, तो इसका मतलब इसको 8 से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा टी आ जाएगा। ये वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पर पानी बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें भी एक ग्लिच है, ये टाइम तो इसके बाद का है, इसके बाद का टाइम है, उसमें 5 मिनट तो जोड़ना पड़ेगा तुझे, क्योंकि 5 मिनट तक तो बर्फ क्या हुई, बर्फ का टेम्परेचर कम हो, बेसिकली बर्फ पानी में कन्वर्ट होने में 5 मिनट लग गए, ठीक है। इसके बाद एम एस डेल्टा थीटा लग रहा है, तो इसका मतलब समझना इसमें 5 आंसर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 इंटू एस की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं और ये 100 मान लूं, तो नीचे कौन है भाई साहब? 24। आर की वैल्यू 24 आई थी ना भैया, है 24 आई थी। 24 अगर आई थी तो 24 तिया 72, ठीक है। 72 बचा 18, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, अगर कुछ मैं गलती नहीं करूँ, 18 है तो ये 6-7 बार चला जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको 5 जोड़ना भी पड़ेगा। तो वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 8.24। तो भैया ये वाला डेटा आप चेक कर लीजिएगा एक्सैक्ट। बस यहाँ पे मिनट है ना, तो मिनट का भी ध्यान रखना आप, यहाँ पे मिनट का भी ध्यान रखना आप, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि यहां पर जो 90 है ये ग्राम में है, एस जो है वो कैलोरी पर ग्राम में है, ये जो है ये डिग्री से डेल्टा टी की वैल्यू है, और आर जो है वो कैलोरी पर सेकेंड है। तो टी जो भी आएगा वो सेकेंड में आएगा। सारी बात समझ में? सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और बड़ा प्यारा सवाल। ये सवाल जब देखते हो तो लगता है कि भाई साहब नहीं होने वाला है, लेकिन जब सॉल्यूशन देखते हो तो सर पकड़ लेते हो, बोले यार ये क्या था, ये चीज तो हमें क्लिक ही नहीं करी। एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस सवाल को करने का तरीका, ठीक है। ऐसे में और भी सवाल आपको कराऊंगा ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। इसने ऐसा बोला कि ये कोई रॉड बोर्ड दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ, ये सब दे रखा है। अब इसने क्या बोला है कि व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ L1 एंड L2। पहली सारी बातें लिख लेता हूं। लेंथ ऑफ द सेक्शन ए बी एंड ई एफ, ए बी एंड ई एफ, पहला जो डेटा है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ए बी की लेंथ L1 है और ई एफ की लेंथ L2 है, सॉरी L1 है, ठीक है। एंटियर कोएफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंशन भी दे रखा है, ठीक है, अल्फा 1 दे रखा है। लेंथ ऑफ द सेक्शन सी डी इज L2, ये L2 है, एंड एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी दे लिया। उसने बोला L1/L2 का रेशियो बताओ ताकि डिस्टेंस AF सेम रहे। तो भाई AF किसके बराबर होगा? ध्यान से देख, AF को मैं लिख सकता हूं BC प्लस EF माइनस CT। AF को मैं लिख सकता हूं BC नहीं AB, AB इतना प्लस इतना माइनस इतना, ठीक है। अब ध्यान से देख यहां पे, अब AF जो भी लेंथ है, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो कह रहा भाई साहब इसकी जो लेंथ है इसमें चेंज 0 होना चाहिए, इसकी लेंथ में जो चेंज है वो 0 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ठीक। या फिर आप एक काम करो ऐसा, यार मच्छर बहुत हो रहे हैं,
या फिर एक काम करो, टेम्परेचर बनाने पे सबका एल फाइनल लिख दो, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाई डेल्टा थीटा, ठीक है। तो अब सबका एल फाइनल लिख दो। तो अगर मैं एल फाइनल लिखूंगा, ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे, ए एफ का फाइनल लेंथ बराबर ए बी की फाइनल लेंथ, ए बी की फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल वन 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, प्लस ई एफ की फाइनल लेंथ, ई एफ क्या है, एल वन वाली है तो ये सेम है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस सी डी की फाइनल लेंथ, सी डी की फाइनल एल टू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल टू एल वन, क्या लिख सकता हूं मैं, 2L1 माइनस L2 प्लस 2L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये लिख सकता हूं मैं। तो उसने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी जो तुम्हारा यहां से भैया मेरे जो टोटल एएफ लेंथ है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी तेरा एएफ लेंथ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है ये तेरी लेंथ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रही। वो कब होगा, जब ये पूरा टर्म क्या हो जाए, तेरा जीरो हो जाए। जब ये जीरो हो गया तो टेम्परेचर कितना ही बढ़ा ले, तेरा एएफ की वैल्यू भैया यही रहेगी, L1 प्लस L2 माइनस ये सॉरी L1 प्लस L1 माइनस L2, ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये L2 है, इतनी रहेगी। तो ये कब होगा, जब ये पूरा टर्म तेरा जीरो हो जाए, दैट मींस 2L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब चेक करके देख ले, L1 बाई L2 का रेशियो पूछा है तो L1 बाई L2 का रेशियो हो जाएगा अल्फा 2 बाई 2 अल्फा 1, वैल्यू पुट करो, अल्फा 2 कितना है, 10 टू माइनस 5 अपॉन 2, अल्फा 1 कितना है, 2 इंटू 10 टू माइनस 5, ये 2 है, 2 इंटू 10 टू माइनस 5, ठीक है। तो 1/4 0.25 इज आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा सवाल आपके सामने। इसने ऐसा बोला कि भाई साहब यहां पर जो है, ध्यान से पढ़ो सवाल में, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 स्प्रिंग एंड 2 रॉड। एक्चुअली ये रॉड ये ब्लॉक जैसा दिख रहा है, लेकिन यही रॉड है, आप ही समझ जाएगा, ये रॉड है बेसिकली। फील तुम्हें रॉड की नहीं दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ऐसी 19-20 हो तो खेलना सीखो इस चीज को, ठीक है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द बॉल इज इतना, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अच्छा, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन, थर्मल स्ट्रेस, टेक द कोफिशिएंट ऑफ, बस बेसिकली क्या बोल दिया उसने बोल दिया कि कोफिशिएंट ऑफ वो हमने अल्फा दे दिया। तो बेसिकली सवाल ये, इस सवाल में टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा, ये क्या होगा, ये भी एक्सपेंड करेगा। जब दोनों एक्सपेंड करेंगे तो ये स्प्रिंग एक्सपेंड कर जाएगा, ये स्प्रिंग उधर एक्सपेंड कर जाएगा, ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, सॉरी ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, क्योंकि ये दोनों, खैर ये खिंचेगा ये कंप्रेस होगा ये तो अपन नहीं बोल सकते अभी, ठीक है, क्योंकि जब ये एक्सपेंड करेगा तो दोनों तरफ एक्सपेंड करेगा, इधर भी एक्सपेंड करेगा और ये इधर भी एक्सपेंड करेगा, इसका मतलब ये भी एक्सपेंड होगा, हमारी बात समझ में, सॉरी कंप्रेस होगा, है ना। ये ऐसे फैल रहा है, ये ऐसे फैल रहा है, तो इसका मतलब जब ये ऐसे फैल रहा है, ये ऐसे फैल रहा है, तो इसका मतलब इसको भी कंप्रेस कर रहा होगा, उसको भी कंप्रेस कर रहा होगा, इसको भी कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक। तो इसने पूछ लिया भैया ये बता दो इस स्प्रिंग ने इस दीवार पे कितना फोर्स लगाया। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कौन कितना एक्सपेंड कर रहा है। तो ये कितना एक्सपेंड करेगा, इसका डेल्टा L1 में लिख सकता हूं L अल्फा डेल्टा थीटा, और ये कितना एक्सपेंड करेगा भाई साहब, इसके लिए डेल्टा L2 लिख सकता हूं L अल्फा डेल्टा थीटा। तो टोटल एक्सपेंशन कितना हो गया, डेल्टा L नेट, टोटल एक्सपेंशन कितना होगा, बोले सर दोनों को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 3/2 L अल्फा डेल्टा थीटा। दोनों रोड या दोनों ब्लॉक आपके इतना एक्सपेंड कर गए। अब क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो मान लो ये कंप्रेस कितना हुआ x1, ये कितना हुआ x2 और ये कितना हुआ x3। तो ये तो श्योर है कि x1 ये जो वैल्यू आई है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर होगी। कितनी प्यारी चीज है देख। अब ये तेरा एनएलएम का सवाल बन गया, जैसे एनएलएम का सवाल होता था कि मान ले ये x1 कंप्रेस है, तो ये कितना फोर्स लगाएगी इस पे, K1 x1। ये x2 कंप्रेस है, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगी, इसका K इंटू इसका x। और ये सपोज x3 कंप्रेस है, तो ये कितना फोर्स लगाएगी, सर ये फोर्स लगाएगी इसका K इंटू इसका x। और ये दोनों तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये वाला बंदा इस पे जितना फोर्स लगाएगा, ये वाला बंदा इस पे जितना फोर्स लगाएगा, दोनों स्प्रिंग जितने फोर्स लगाएंगे वो बराबर होना चाहिए।
ठीक है, वरना फिर तो ऑसिलेशन हो जाएगा, फिर तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, ठीक, या फिर तो नेट फोर्स आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। इसका मतलब ये अगर x1 दबा हुआ है तो ये फोर्स लगाएगा kx1, ये x2 दबा हुआ तो ये फोर्स लगाएगा इसका k इंटू इसका x2, और ये दोनों हो जाएंगे बराबर, ठीक। उसी प्रकार से 2kx2 बराबर 3kx3, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया, तो एक काम करते हैं इस सवाल में, ठीक है, के तो कॉमन निकल के खत्म हो गया, दैट मीन्स x1 बराबर 2x2 बराबर 3x3 आ गया। तो मान लो ये x के बराबर है, या और सिंपल करते हैं ऐसे सवालों करने के लिए, देख ऐसे, लेट x3 बराबर, या लेट x1 बराबर 6 स्मॉल x, ठीक है। तो x2 बराबर हो जाएगा, अब यहां से देख एकदम सॉल्व हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 6x मान लू तो ये आ जाएगा 3x, x3 बराबर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल x मान लिया, तेरा मन कर रहा y तो तू y मान ले मैं y मान लेता हूं, पता चला तुम्हें लगा कि भैया x काट दो फिर बाद में, ये y, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6y है तो 2y हो जाएगा, इनकी वैल्यू यहां पुट कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये तीनों का सम करो, कितना आ गया, 6 3 9 2 11, तो 11y बराबर आ जाएगा 3/2 L अल्फा डेल्टा t, तो y की वैल्यू आ जाएगी बटे 11, ये तुम्हारा y आ गया। अब क्या पूछा है उसने, इसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या है, इसने पूछा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द बॉल, तो इसी को पकड़ ले, क्योंकि फोर्स तो तीनों सेम ही लगा रहे हैं, तीनों ही फोर्स सेम लगा रहे हैं, ये स्प्रिंग अगर x1 कंप्रेस हुआ तो भैया kx1 इस पे फोर्स लगाया, kx1 इधर फोर्स लगाया, तो उतना kx1 इसके बराबर है, मतलब तीनों स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स सेम है। तो मैं यहां पे लिखूंगा k इंटू आंसर क्या हो जाएगा x1, दैट मीन्स k, x1 की वैल्यू कितनी है 6y, y की वैल्यू कितनी है 3/2 L अल्फा डेल्टा t बटे 11, तो ये आ जाएगा 6 ये आ जाएगा 2 3 9 आ जाएगा 9 बटे 11, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 9। बढ़िया सवाल था, परफेक्ट, एकदम एडवांस ओरिएंटेड, ठीक है। ऐसे सवाल एग्जाम में होने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं, करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आप खुद कीजिएगा, ठीक है। इसको इससे मिलाना है, इसका मतलब ये जितना एक्सपेंड करें, मान लो इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ये कितना एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, L1 अल्फा 1 डेल्टा t, वो कितना एक्सपेंड करेगा L2 अल्फा 2 डेल्टा t, दोनों कितने एक्सपेंड करने चाहिए सर, दोनों एक्सपेंड करने चाहिए ये वाले डिस्टेंस के, अगर ये डिस्टेंस x है, x निकाल लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है, एडवांस के लिए भी सवाल बोल सकते हैं। अच्छा, इसने ऐसा बोला कि एक रिंग है जिसका मास है, रोल कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, रोलिंग हो रही भाई साहब। अब उसने बोला यंग्स मॉडुलस दे रखा है बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर बाय विच ए रिंग इज मेड इज ए, मतलब भाई साहब जिस रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे दिया। पूछा क्या उसने, टेंसाइल फोर्स अप्लाइड बाई 1/2 ऑफ द रिंग ऑन द अनदर हाफ ड्यू टू इट्स मोशन इज। सीधी सी बात यह है भैया कि अगर मैं ऐसा बोलूं ये हमारा रिंग है, ये इसका सेंटर है, ये जा रहा है आगे की तरफ v वेलोसिटी के साथ और ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो लोअर हाफ है, ये वाला जो लोअर हाफ है, ये ऊपर वाले पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, या बेसिकली कहीं ना कहीं उसने टेंशन डेवलप पूछ ली कि रिंग में कितनी टेंशन डेवलप हो गई, और ऑब्वियसली टेंशन तो डेवलप होगी। आप क्या होगा सर क्यों डेवलप होगी भाई, वो होता है रिंग घूम रहा है, तो रिंग का हर एक बिंदु, अगर मैं इस छोटे से टुकड़े को भी पकड़ लूंगा ना, तो ये वाला छोटा सा टुकड़ा सेंटर मास के अबाउट घूम रहा है, तो उसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, वो कौन देगा कि सर इधर टी है, इधर टी है, तो उन टी का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, जैसे पहले कैलकुलेशन करते थे उसी प्रकार से आप यहाँ बोल सकते हो कि हाँ सर छोटा सा टुकड़ा पकड़ो, इधर वाले बंदे पकड़ के उसको इधर खींच रहे होंगे, टी टेंशन लगा रहे होंगे, इधर वाले बंदे इधर फोर्स लगा रहे होंगे, टी टेंशन लगा रहे होंगे, उनका जो रिजल्टेंट होगा उसी ने उसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स दे दिया होगा, तो टेंशन तो डेवलप हो गई है। तो इसने आपसे पूछ लिया कि टेंसाइल फोर्स अप्लाइड बाई 1/2 ऑफ द रिंग, भैया नीचे वाला जो हाफ है, ये वाला जो बंदा है, ये इसने ऊपर वाले पे कितना फोर्स लगाया। तो अगर मैं ऊपर वाले की बीडी बनाऊं तो एक तो लग रहा होगा नीचे टी, और एक यहां पे लग रहा होगा नीचे टी, ये टी किसने लगाया, इस लोअर हाफ वाले ने लगाया होगा, तो नेट फोर्स कितना आ गया नीचे की तरफ 2t, तो आप सीधा लगा दो ना बलमा, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ऊपर वाला जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा 2r/पाई पर, और ये जो भी सेंटर ऑफ मास है इसका, ये ओ के अबाउट तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं सर नेट फोर्स बराबर मास, आधा रिंग है, आधा रिंग की बीडी बना दी, तो आधा रिंग का मास आधा रिंग होगा m r ओमेगा स्क्वायर, खत्म
हो गया सवाल। अब उसने टी पूछ लिया, ठीक। ओमेगा की जगह वी अपॉन आर लिख सकते हो क्योंकि रोडिंग हो रही है, तो आप लिख सकते हो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, टी बराबर आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। चौथा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन एम बी स्क्वायर पाई आर, हमारा तो 2 पाई आर हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओ हो, सही है सही है सही है सही है सही है, आंसर 2t, सॉरी आंसर इज 2t। क्यों 2t? उसने टेंसाइल फोर्स पूछ लिया, तो भाई नीचे वाले बंदे ने ये भी टी लगाया, नीचे वाले बंदे ने ये भी टी लगाया, दोनों टी लगाया, उससे गलती होगी, तुम मत करना। अब देख कितना सेंसिटिव सवाल है, ठीक है ना, कि इसलिए ये सवाल करके जाना बहुत जरूरी होता है, वरना फिर एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में अरे यार ये तो आसान सवाल था, गलत हो गया, गलती हो गई। ठीक है, टोटल फोर्स पूछा है ना, तो नीचे वाला बंदा इधर भी फोर्स लगा रहा है, उधर भी फोर्स लगा है, तो आंसर इज 2t। हाँ, अगर मैं पूछता कि इसमें एलोंगेशन बता दो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो याद करो ये वही सवाल हो गया आपके जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खेला करते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भैया एक चार्ज रिंग है, सेंटर पे चार्ज रख दिया, बता दो उसमें कितनी टेंशन डेवलप होगी, बताओ कितना एलोंगेशन हो जाएगा। तो उसके लिए आप लिख सकते हो टेंशन अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल की जगह क्या लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ, बोले सर 2 पाई, एल बराबर क्या होगा, बोले सर एल बराबर होगा 2 पाई आर, तो डेल्टा एल आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या लिख सकते हो आप यहां पर, सर ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, चलो खैर देखते हैं अगले वाले सवाल में क्या पूछ रहा है, चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग। चेंज इन द रेडियस पूछ लिया, तो भाई डेल्टा आर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा, सर टेंशन कितनी है, एम बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाई आर और नीचे यंग्स मॉडुलस, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए बाई एम बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए बाई, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल था भाई साहब ये, है ना। और देख लेते हैं और कुछ पूछ रहा है क्या इसमें। अच्छा, एक और पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ तो ऐसा आपको लगेगा बहुत आसान, लेकिन इसका एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस पैराग्राफ में इसने क्या बोला, कि पैराग्राफ में बोला कि भैया 20 डिग्री सेल्सियस पानी है, 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ग्लास की हाइट 20 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, सब कुछ दे दिया है। स्केल मार्क ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर, स्केल गिव्स द करेक्ट रीडिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी जो है वही सच्चाई है। अब ध्यान से सुनना इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इसने पूछा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आप सीधा बोलोगे बी नॉट 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, कोटा पुटा कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, उसने बोला एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड क्या होगी। भाई हमको बताओ सच्ची मुच्ची की हाइट क्या होगी। तो सच्ची मुच्ची की हाइट का मतलब, बोले सर वी नॉट 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी, इतना तो टोटल पानी एक्सपेंड हो गया होगा। ठीक, और बेस अगर इसको बेस से डिवाइड कर दूं मैं, एरिया ऑफ बेस से डिवाइड कर दूं मैं, तो हमारा एक्चुअल हाइट आ जाएगी। खत्म। यही तो करते थे ना, पानी के टोटल वॉल्यूम का जो है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है, पानी है जो कि भरा पड़ा है किसमें, बीकर में। तो पानी एक्सपेंड होकर इतना सारा हो गया, उसको एरिया ऑफ बेस से डिवाइड कर दोगे तो अच्छा जाएगा। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बोले सर एरिया ऑफ बेस आ जाएगा ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर अल्फा क्या है, मटेरियल का। ये तो आसान सवाल थे। मजेदार पार्ट ये है कि रीडिंग बता दो कितनी होगी। तो आप याद करो, जो पहले सवाल हुआ करता था कि एक रॉड है और एक स्केल है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रीडिंग क्या होगी। तो ये वही सवाल हो गया, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग तो हमारी ये है एच। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई रीडिंग जो दिखाई देगी वो बता दो, क्योंकि वर्टिकल स्केल भी तो एक्सपेंड करेगी, वर्टिकल स्केल भी तो एक्सपेंड करेगी ना। ऐसा थोड़ा ना ये है, देख 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये था, तो ये भी तो एक्सपेंड करेगा ना, इनके बीच में तो एक्सपेंशन आएगा ना। तो इसलिए उसने यहाँ पे दो सवाल पूछ लिए। एक सवाल उसने क्या पूछ लिया यहाँ पर, एक्चुअल हाइट पूछ लिया, और एक सवाल में उसने क्या पूछ लिया है कि भाई जो एक तो होगा जो हमको दिखाई देगी सच में कि भाई इतनी है, एक होगा जो हमको फॉल्स रीडिंग दिखाई देगी क्योंकि आपकी स्केल भी एक्सपेंड कर गई है। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसा हम लोग वो सवाल किया करते थे कि ये एक रॉड है और ये एक स्केल है, टेम्परेचर बढ़ा, रॉड भी एक्सपेंड कर गई, स्केल भी एक्सपेंड कर गई, देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या किया करते थे, सबसे बेस्ट तरीका जो हमेशा मैं क्लास में बताता हूं कि 1 सेंटीमीटर की स्केल का टुकड़ा पकड़ ले,
अगर मैं 1 सेंटीमीटर की स्केल का टुकड़ा पकड़ लूं तो वो 1 सेंटीमीटर बड़ा होके कितना बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर का मार्क, ठीक, इतना बड़ा बन गया। मैंने कहा ठीक है, तो जो भी तुम्हारी लेंथ है जिसको मेजर करना है उसको इससे डिवाइड कर दो, हो गया काम, ठीक है। जो जिस लेंथ को तुम्हें मेजर करना है उसको अगर एक यूनिट जो झूठा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, खत्म, यही आपका आंसर है। मैं आंसर वेरीफाई करा देता हूं उसका। तो देखो इसका जो आंसर है 2 है, मैं यहां से ये डेटा यहां से पिक कर लेता हूं, 10.006 आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद और पंगा है इसमें, 10.006 सेंटीमीटर, यही है ना एल की वैल्यू एक्चुअल, ठीक है भैया, बटे 1 तो गया, तेल लेना 1 प्लस, अब अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 टू की पावर कुछ में दी होगी 10 टू की पावर -5 और डेल्टा टी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखना, दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर लाने में पसीने निकल जाते हैं क्योंकि ऑप्शन शायद कोई मैच करता नहीं है जल्दी से। तो याद करो ऐसे सवालों को दो तरीके से करते थे हम लोग, क्योंकि सेंटीमीटर है सब कुछ, तो ये हटाओ, तो या तो तू यहीं से निकाल दे, यहीं से निकालेगा तो शायद कोई भी आंसर तेरा मैच ना करे, या फिर तू एक काम कर सकता है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, अरे बात समझ में, इसको फिर मैं, तो ये आ जाएगा भैया 10.006 1 माइनस, ठीक है 20 था ना 0.00, ठीक है 02, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 10.006 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा 2 और बीच में 2 जीरो, इंटू 10 टू की पावर 4 और 3 7 -7, 3 2 5 यहाँ खत्म हो गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.006 माइनस 0.002, तो 10.004। एक बार चेक कर लेना, यही आंसर आपका मैच करेगा, कैलकुलेशन है बस बहुत खतरनाक सी, ठीक है ना। चलो, तो आज का ये डिस्कशन समाप्त हुआ। इसमें मैंने आपको, क्योंकि अभी आपका जेईई मेंस का पेपर है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस लेवल के डाल दिए थे। एडवांस लेवल के इसमें 10 ही सवाल हैं, मैं क्लियर कर दूं, 30 में से 10 सवाल ही एडवांस लेवल के, बीच में कुछ क्वेश्चन मेंस लेवल के थे, लेकिन इस चैप्टर से काफ़ी आसान सवाल भी पूछे गए हैं एडवांस में भी। तो खैर ये चीज़ आपको हर चैप्टर में देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है, बस इसके केपीवी में मिल गई है। इसके बाद जो है आपको जो केपीवी मिलेगी वो एडवांस ओरिएंटेड ही मिलेंगी सारी की सारी। इस बार मैंने थोड़ा मन हुआ, मैंने सोचा चलो यार छोटी फोटी, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे ये मैसेज भी टाइप कर रहे थे, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि सर हमें जो है पूरा भूल गए हैं चैप्टर, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ये सब याद नहीं आ रहा है, बस एक एक मोटा मोटा फॉर्मूला याद आ रहा है। तो अगर कुछ बच्चों की ये कंडीशन है तो इन दैट केस फिर कोई तुक नहीं बनता कि मैं हाई फाई लेवल से शुरुआत करूँ, फिर कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। फिर इसलिए फिर छोटे छोटे सवाल भी डालने ज़रूरी हैं ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये वरुण बैच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कहीं ना कहीं आपका रिवीजन ना कराया जाए, ठीक है। तो रिवीजन कराने के लिए कभी कभी हमें एवरेज सवालों की भी आवश्यकता पड़ जाती है, कभी अच्छे सवालों की भी पड़ती है, तो जैसी डिमांड होगी वैसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आई होप ये सब करने के बाद, ये सब लगाने के बाद एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ गया होगा। फिर कल का जो लेवल आएगा वो एडवांस लेवल के लिए राइज हो जाएगी। अब तक हम तकरीबन 60 सवाल लगा चुके हैं, ठीक है, और इसमें 20 से 30 सवाल मैंने रिजर्व कर रखे हैं पीवाईक्यू के लिए, ठीक है, और 20 से 30 अगली केपीवी में सवाल मिल जाएंगे, तो 100 सवाल का हमारा बढ़िया सा सेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इतना लगा देना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद जब तू पीवाईक्यू लगाएगा तो 90% पीवाईक्यू बड़ी इजीली तू कर लेगा, ठीक है। तो कैसा रहा ये चीज़, कैसा रहा ये सेशन, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आप फाइनली लगा पाए। आई वांट ऑल ऑफ यू कि 30 में से 90% सारे बच्चे के लगने चाहिए। 27 सवाल से ज़्यादा सबके सही होने चाहिए, सबको आना चाहिए। 2-3 सवाल मैं समझ सकता हूँ कि वो आपसे ना हुए हो। क्लियर है? तो मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।